अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं और आज जो नाम हमने चुना है वो है अल-वदूद। अल-वदूद प्यारा नाम और प्यारा मतलब भी बहुत और मतलब भी जाहिर है बहुत प्यारा है। अल-वदूद जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। अच्छा, अब इसमें एक लोग ये सवाल करते हैं कि एक तो मोहब्बत में जो लफ्ज़ आता है वो है हुब, और अरबी में हुब जो है वो मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हुब और वदूद ये तो फिर दो अलग अलग हो गए लफ्ज़। अब हुब और वदूद में फ़र्क क्या है? मोहब्बत करने वाले के इसके माने में जो आता है फ़र्क वो ये है कि हुब जो है वो होती है दिल की मोहब्बत। अच्छा। कि किसी के लिए आप दिल में मोहब्बत का जज्बा रखें। ठीक है। और वद जो है वो आता है कि आप उसका एक्सप्रेशन जाहिर करें। मतलब अगर दिल से आप किसी की मोहब्बत करते हैं तो वो हुब है, और अगर आप उसके लिए मुस्कुरा रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं या वो एक्शन में मोहब्बत आ गई तो फिर वो वदूद की तो अल्लाह ताला के तो हर एक्शन से मोहब्बत ट्रांसलेट होती है। मतलब अच्छा, फिर इसका मैंने मुख्तलिफ जगहों पर जब पढ़ा ना, आपने जब मुझे बताया कि हम इस पे आज करेंगे बात, तो मैंने जब मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा तो मुझे वर्ड्स मिले अनकंडीशनल लवर। अनकंडीशनल लवर है, कोई शर्त नहीं रखता कि तुमने मेरे लिए नमाज पढ़ी तो मैं तुम्हें दूंगा, तुमने मेरे लिए ये काम किया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा या तुम्हारा जो जरूरियात जिंदगी है वो तुम्हें मुहैया करूंगा। अनकंडीशनली आपको प्रोवाइड करता है हर चीज। दुआएं भी अनकंडीशनली सुनता है। यूं कहें कि 3 डायमेंशंस हैं। एक तो इंटेंस मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत होती है अल्लाह ताला की। फिर दूसरा कांस्टेंट है, हमेशा के लिए वो मोहब्बत करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो लास्टिंग मोहब्बत है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक तो मोहब्बत है वो ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत है, वो चलती रहती है उसकी मोहब्बत। और इब्न अरबी एक जगह कोट करते हैं और वो तौरात से ये बात निकालते हैं जिसमें अल्लाह ताला लोगों से कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने लिए तख्लीक किया है। इंसान से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपने लिए तख्लीक किया है और इसीलिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा काम है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ। तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत डिज़र्व करता है सबसे ज़्यादा। हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो करनी है वो उसी से करनी है। अच्छा, कुरान मजीद में कितनी मरतबा ये नाम आया है? ये 2 मरतबा नाम आया है अल्लाह ताला का अल-वदूद। 2 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने आप को अल-वदूद कहकर मुखातिब किया है। एक तो है सूरह हूद में। अच्छा। और उसमें जो आयत आती है वो ये आती है कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब करो, उससे तौबा करो और वो माफ़ करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। और फिर दूसरी जगह सूरह बुरूज में आता है आयत नंबर 14 में, जहाँ पर बात होती है अल-गफ़ूर अल-वदूद कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला भी है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी है जो वो मांगा करते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और उन आमाल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ कि जो मुझे तेरी मोहब्बत से करीब कर दें। अब ये देखें किस कदर जामे दुआ है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका दिल से विर्द करें इस नाम का तो हमें भी सुकून और इत्मीनान मुयस्सर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है वो तो सबसे जामे दुआ होती है। उस दुआ को अगर हम पढ़ते रहे तो फिर उससे बेहतर दुआ क्या होगी? अल्लाह ताला हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कराची की तरफ चलेंगे। कराची वालों ज़रा सोच समझ कर बाहर निकलना। आज के कुछ दिन जो हैं वो ज़रा एहतियात करने के दिन हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 5 ta 8 मई तक कराची में हीट वेव की पेशगोई की गई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान शहर के जो मतलब हम कहें कि दर्ज हरारत है तो वो क्या रहेगा, वो ये है कि शहर कायद का दर्ज हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है, और जो कि बहुत ज़्यादा है। अब आने वाले 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम कैसा रहेगा, कराची में हीट वेव की शिद्दत क्या होगी, और क्या आने वाले दिनों में कराची में बारिश का कोई इम्कान है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ महकमा मौसमियात से ज्वाइन कर रहे हैं हमें सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़रा बता दें कि ये हीट वेव की शिद्दत इस वक्त जो है कराची में वो क्या होगी, और मतलब आप शिद्दत का ही पहले हमें बता दें कि हम फिर उससे आगे सवाल आपसे निकाल लेंगे कि हम कब तक वो ख़त्म होने का फिर खदशा हम उसको उम्मीद करें कि ख़त्म हो जाएगा, कब तक है उसके ख़त्म होने का? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जितनी शिद्दत की हीट की तवक्को की जा रही थी उतनी वैसे अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई। आज मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे ख्याल में 40 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक ही उसने छुआ है। टेम्परेचर ने 2 बजे 40 हुआ था और उसके बाद फिर 3 बजे तो ड्रॉप हो गया था। तो इसका मतलब है कि 40 पॉइंट समथिंग आएगा आज मैक्सिमम, और कल भी आने वाले कल में 1 आध डिग्री और कम होगा उम्मीद है। तो अच्छा, अब ये जो कम होने की वजह है, क्या ये है कि सड़कों पर ट्रैफिक वगैरह कम है कोरोना लॉकडाउन की वजह से, तो उसकी वजह से वो पोल्यूशन और हीट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्या उसका भी कोई असर होता है उसमें?
उसका भी असर होता होगा, लेकिन जो हम तवक्को कर रहे थे कि 40 डिग्री को क्रॉस करके 42 या 43 तक जा सकते हैं, तो उसकी एक मतलब प्रिडिक्शन ही होती है। उसकी वजह ये थी कि सी ब्रीज कट ऑफ हो जाएगी और उसके बजाय नॉर्थ से आने वाली विंड डोमिनेट करेंगी। तो चूंकि सी ब्रीज कट ऑफ तो नहीं लेकिन सस्पेंड रही है 2-3 बजे तक, अभी चलना शुरू हुई है यहाँ पर। और इसी तरह से गुज़श्ता कल में भी 1 बजे चलना शुरू हो गई थी सी ब्रीज। तो जब एक दफ़ा सी ब्रीज चलनी शुरू हो जाए तो फिर टेम्परेचर शूट करना रुक जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाने का इम्कान है आने वाले दिनों के हवाले से, अगर आप हमें बताएं, क्योंकि 8 मई तक की प्रेडिक्शन है हीट वेव की, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है टेम्परेचर? और अब क्या उम्मीद ये है कि चूंकि आज कम रहा है तो आइंदा भी कम रहेगा? जी बिल्कुल, इसमें 5 से 8 का हमने कहा था, लेकिन उसमें 2 दिन ज्यादा क्रूशल थे, एक आज का दिन और एक आने वाला कल का दिन। तो आज 40 पॉइंट समथिंग 40.4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इतना मैक्सिमम रिपोर्ट होगा जब 5 बजे रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, ये सरफराज साहब एक और बड़ा नया फिनोमेना हम देख रहे हैं, जब से स्मार्टफोन्स हमारे पास आए हैं तो उसमें जब हम वेदर चेक करते हैं तो वो 2 चीज़ें लिखी हुई आती हैं। एक तो उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है वो हमें बता रहा होता है कि इट इज़ 43 या 44, और साथ एक और छोटी सी लाइन लिखी होती है, बट फील्स लाइक 47, 48। तो ये इस वक्त आज हमने कराची में जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर भी इसी किस्म की कुछ सूरत हाल में हमें नज़र आती है कि 43 या 42 के आसपास है, लेकिन फील्स लाइक जो है वो ज़्यादा हो जाता है 47। इसका क्या असर होता है इंसानों पर? मतलब वाकई क्या वो फील्स लाइक बढ़कर हमें महसूस हो रहा होता है? जी बिल्कुल, किसी हद तक बढ़ के महसूस होता है। उसकी वजह ह्यूमिडिटी होती है। मेन फैक्टर जो है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो बहुत ज़्यादा जब हो तो आपको ज़्यादा आपकी बॉडी टेम्परेचर महसूस करती है, या वो कह लें कि हीट इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है, तो उससे सफोकेशन की सी कैफियत होती है और वो ज़्यादा पिंचिंग होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर ड्राइनेस हो तो जितना एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो उतना ही फील होता है बॉडी को। जी ठीक। और मैक्सिमम आप बता रहे थे कि टेम्परेचर कितना जाने का इम्कान है? मैक्सिमम मैं बता रहा था आज का मैक्सिमम 40.3 40.4 इस रेंज में रह सकता है, क्योंकि जो 2 बजे का टेम्परेचर होता है वही उससे थोड़ा सा ऊपर ही मैक्सिमम होता है। तो 2 बजे 40 आया था चूंकि, तो इससे कुछ ऊपर होगा। और कल उम्मीद है कि कल से परसों तो खैर ड्रॉप हो ही जाएगा, और कल भी इससे 1-8 डिग्री कम रह सकता है, यानी 39-40 के दरमियान होगा कल। सही। और बारिश के हवाले से भी बता दीजिए कि बारिश का कोई इम्कान है कराची में? नहीं जी, बारिश का कोई इम्कान नहीं है फिलहाल आने वाले दिनों में कराची में। तो यानी कि दुआ करें, बिल्कुल दुआ करें, बने, दुआ तो जरूरी है, दुआ करें तो इम्कान बने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरफराज साहब, आपने वक्त निकाला। अब इसमें ये होता है ना कि जब ये प्रेडिक्शन करते हैं, हाँ, तो अब प्रेडिक्शन थी कि हीट वेव बहुत सख्त होगी, लेकिन वो प्रेडिक्शन पूरी नहीं हुई, तो जाहिर है कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में ही है। और वहाँ पर भी कुछ रिलीफ मिल गया आवाम को, बिल्कुल रिलीफ मिला है आवाम को। तो अब जब बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है तो दुआ करें, तमाम लोग, कराची के भी, पूरे पाकिस्तान के लोग दुआ करें, तो बारिश भी हो सकती है। अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमें जाना है जी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कोरोना का सिलसिला चल रहा है। जो कोरोना के केसेस की तादाद है वो 3500 की हद पार कर चुकी है, जबकि इस वायरस से अब तक 194 अफराद हलाक हो चुके हैं। 200 से ज़ायद नए केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं, जिसके बायस माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। जबकि जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ये फैसला किया गया कि जी जो लॉकडाउन है उसमें नरमी की जाएगी। KP में जहाँ पहले ही लॉकडाउन पर अमल दरामद काफ़ी हद तक नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ भी लॉकडाउन में क्या नरमी की जाएगी? फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में लॉकडाउन का फ़ैसला सूबे की सूरत हाल देख कर करेगी या वफाक के साथ जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किन शराइत पर लॉकडाउन में नरमी करेगी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से हम बात करेंगे वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर खान झगड़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस वक्त अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त कन्फर्म कोरोना केसेस की तादाद क्या है? जी देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जो हमारे पास कंफर्म्ड केसेस आते हैं जिनके हम टेस्ट करते हैं वो तो 3499, लेकिन ये याद रखें कि चूंकि दुनिया के कोई मुल्क में टेस्टिंग उतनी नहीं होती कि वो पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट कर सके, तो कंफर्म्ड केसेस तो इससे कई ज़्यादा होंगे। जो हमारे मॉडल्स दिखाते हैं तो 30,000 तक भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अमवात उसमें भी याद रखें कि जिस तरीके से या जिस रिगर से सूबे ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो फ़र्क है। तो उसमें ये कोई मतलब नहीं कि कोई सूबा ज़्यादा या कम कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है तो एक सूबे का डेटा दूसरे सूबे से कंपेयर करना शायद गैर मुनासिब है। जो सूरत हाल आपने लॉकडाउन की कही,
तकरीबन 13 मार्च से जब हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हमने अपना लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया था, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करके। और फिर 23 मार्च से 15 अप्रैल तक एक लॉकडाउन का साइकिल था। और फिर दूसरा जो एक्सट्रीम साइकिल जो मैं कहूँगा, रमज़ान में हमने बड़ा एक्सट्रीम स्टेप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बड़ा क्लियर स्टेप लिया था कि हम चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में 4 बजे के बाद कुछ भी ना खुलाओ। और हम फिलहाल एडवोकेट कर रहे हैं और आगे उस पर स्टेप्स भी लेंगे कि बाहर जो लोग फिरे तो वो मास्क के साथ फिरे। तो हम मॉनिटर करते हैं और रमज़ान में दोबारा से लॉकडाउन काफ़ी मौसर रहा है। अब इसमें यह कहना पड़ेगा कि हमारी हर रोज़ जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात होती है कि ये फेज़ भी शायद हमारा अभी इख्तिताम को आ जाएगा, जिसमें हम कंट्रोल तरीके में लॉकडाउन को ईज करने की लिए इक़दामात लेंगे और साथ साथ मॉनिटर करते जाएंगे कि अगर सूरत हाल बिगड़ गई तो हम करेक्टिव एक्शन जल्दी ले सकें। ठीक है। अच्छा, तैमूर ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और बाकी इलाकों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। केपी में अगर हम बात करें, कोरोना वायरस से जो शरह अमवात है वो दूसरे सूबों से निस्बतन ज़्यादा है। अब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है उन्होंने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। क्या आप सूबे में अपनी हिकमत अमली बनाएंगे या वफाक के साथ चलेंगे? जी, हम वफाक के साथ भी चलेंगे और उसमें अपनी हिकमत अमली भी बनाएंगे। आज सुबह जो मीटिंग हुई उसमें बिल्कुल बड़ा अच्छा असद उमर साहब ने डिस्क्राइब किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे फैसला बिल्कुल मुश्तरका लेना पड़ता है। मसलन जब आपने रेल एयर खोलना हो तो ये तो नहीं हो सकता कि एक सूबे में रेल खुले और एक सूबे में ना खुले। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सोशल प्रेशर पड़ता है और बेहतर है कि फैसले या पॉलिसी के लेवल तक फैसले एक साथ हो। और कुछ चीज़ें ऐसी है जहां पे सूबे अपनी सिचुएशन को देख के खुद फैसला भी ले सकते हैं या फिर उस फैसले की हिकमत अमली में कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मसलन हमने अपनी सिचुएशन देख के रमज़ान में रेस्टोरेंट्स या जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स खुली हैं, 4 बजे के बाद हमने किसी को इजाज़त नहीं ली। ये हमने अपना खुद जो है वो क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, मैं बार बार कहूँगा और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक कौम के तौर पे ना तो वफाक और सूबे जो काम एक साथ में कर रहे हैं उस पर कोई तनकीद करें, क्योंकि हम फैसले लेंगे, मुश्किल फैसले लेंगे, उसमें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ना तो कहीं अगर वफाक ज़्यादा एक्सट्रीम फैसला ले या सूबा ले उसमें कोई बुराई है, क्योंकि आपने अगेन सिचुएशन देखनी होगी। सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये कि इस वबा में जो हम एक्शन और रिएक्शन लें उसको हम पॉलिटिसाइज ना करें, क्योंकि जो भी हम फैसले करें ये पॉलिटिसाइजेशन से नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात करें तो किन शराइत पर आप लोग लॉकडाउन में नरमी करेंगे और उसके क्या SOPs होंगे? देखिए, SOPs तो मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ होंगे। इंडस्ट्री के लिए SOPs हैं, मसाजिद के लिए SOPs हैं और फिर रिटेल के लिए SOPs हैं और लोगों के लिए SOPs हैं। याद रखें कि पाकिस्तान में SOPs सिर्फ गवर्नमेंट खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, इसमें अवाम की मदद चाहिए और उनकी कोलैबोरेशन चाहिए। तो जो SOPs के प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ जिन पे हम काम कर रहे हैं, और बाज़ जगहों पे हम अपना लॉकडाउन में नरमी भी रिलीज़ कर देंगे, मतलब कम कर देंगे अगर हमें ये लगे कि वो SOPs सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। लेकिन बेसिकली हमने SOPs बनाने ही ऐसे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो सके। कल हमने मीटिंग की थी, जो हम मास्क का पहनना, बेशक वो कपड़े का मास्क ही क्यों ना हो, उसको हम जो है वो एडवोकेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो SOPs बना रहे थे, तो उस पर इसीलिए मीटिंग्स हो रही है कि हमें सिर्फ कागज़ पे SOPs नहीं लिखनी, हमें बेशक उसमें हफ्ता डेढ़ ज़रूर लगे लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना है। जब हम नए सेक्टर में SOPs बनाएंगे तो इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो इंडस्ट्री या जो रिटेल, और ये मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जो सेगमेंट उन SOPs को इस्तेमाल करना पड़ेगा
पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। हम इंस्पेक्शंस करेंगे एंड वी विल रिजर्व द राइट कि अगर कहीं पे SOPs नहीं फॉलो हो रहे कि हम वहाँ पे अपने लॉकडाउन में नरमी लाने के फैसले को रिवर्स करें। ये रिटेल सेक्टर को, ट्रेडर्स को, जिनको हम हेल्प करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है, वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि वो जो सेक्टर है जहाँ पे कस्टमर और जो दुकान वाला, जो सफ़ेद पोश ट्रेडर है, उनके दरमियान में जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम्युनिटी खुद ही ले। उनको हम हेल्प करेंगे, उनके साथ इन्फोर्समेंट भी करेंगे, लेकिन ये हमारी फ़िलॉसफी होगी SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि KP में जो लॉकडाउन है उसकी पाबंदी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि मुल्क की जो 90% मसाजिद हैं उसमें भी हुकूमती अहकामात से लापरवाही बरती जा रही है, जो SOPs थे उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे। अब जहाँ पहले ही लॉकडाउन की पाबंदी नहीं की गई, वहाँ लॉकडाउन में मजीद नरमी अगर कर देंगे तो उससे क्या मसाइल आपके ख्याल में पैदा होंगे? मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि पाबंदी नहीं की गई। मैं ये अग्री कर सकता हूँ कि कहीं भी पाकिस्तान में जो है लॉकडाउन परफेक्ट नहीं होते, बल्कि कहीं भी दुनिया में नहीं होते। जब हम ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट्स देते हैं जिनमें शायद 10% सच्चाई हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, तो हम जो एफर्ट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जो लोग भी कर रहे होते हैं, उसको हम वाइट वॉश कर देते हैं। ये गैर मुनासिब इसलिए क्योंकि ये फिर पॉलिसी डिसीजंस पे इम्पैक्ट करता है। मैं आपको मिसाल दूं, इंपीरियल कॉलेज लंदन तमाम ममालिक की वायरस की ट्रांसमिशन रेट को ट्रैक करता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन से जो है ट्रांसमिशन रेट और खैबर पख्तूनख्वा में 2.0 से 1.2 पे आ गया। तो ये बताती है कि लॉकडाउन में जो है बहुत मुअस्सर रहा है। और ये मैं गवर्नमेंट की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर हम हर चीज़ को वाइट वॉश करके ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट देंगे तो हम अपनी कौम के साथ खुद ही ज्यादती करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि जहाँ भी वो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकती है वो हमें कंटिन्यूसली बेहतर करनी पड़ेगी, चाहे वो मसाजिद में हो, चाहे वो बाज़ारों में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो दफातर में हो, और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। और चाहे वो अस्पतालों में हो। लेकिन जब हम ये करेंगे तो साथ में रिस्क भी लेना पड़ेगा, मॉनिटर और ट्रैक भी करना पड़ेगा, और जाते जाते अपने फैसलों को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट्स ना दें। वबा से जो मुकाबला करने का रास्ता है उसको आगे मिल के ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब भी कोरोना वायरस का शिकार हैं, उनका ताल्लुक भी आप ही के सूबे के से है, तो उनकी अब कैसी तबीयत है? उनका क्या दोबारा टेस्ट किया गया? स्पीकर साहब से बात हुई है, वो बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि वो वेडनेसडे या थर्सडे को जो है वो टेस्ट करेंगे, यानी कि कल या आज में, और इंशाल्लाह मैं उनसे पूछ लूँगा। इस्लामाबाद में चूँकि उनकी रिहाइश है, उनका टेस्ट इस्लामाबाद में ही होता है। हम सब की दुआएं उनके साथ भी हैं, और सारे जो अफेक्टेड लोग हैं कोरोना वायरस से, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, या चाहे वो आम पब्लिक के मेंबर्स हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने वक्त निकाला आज। वैसे नाज़रीन, हमें कहीं लेके नहीं गए, अभी लेकर जाते हैं आपको। आज मैं आपको बड़ी खास सरजमीन लेकर जाता हूँ, परियों की सरजमीन कोकाफ। तो देखते हैं कोकाफ के बारे में आज जानते हैं। बुहेरा अस्वद यानी ब्लैक सी और बुहेरा कुज़वैन यानी कैस्पियन सी के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया को यूरोप से जुदा करता है। ये पहाड़ी सिलसिला कोहकाफ या कोहकाफ के नाम से मशहूर है। ये वही कोहकाफ के पहाड़ हैं जिनकी परियों का जिक्र रोमानवी किस्से कहानियों में मिलता है। कोहकाफ के शुमाली दामन में 17,300 मुरब्बा किलोमीटर पर चेचनिया की छोटी सी रियासत कायम है जो खूबसूरत पहाड़ों और मुरग़ारों पर मुश्तमिल है। बर्फपोश पहाड़ियाँ और मादनी पानी के चश्मों की बहुतात इस रियासत की खूबसूरती में इजाफा करते हैं।
मशरक़ी यूरोप में वाक़ इस रियासत की सरहदें शुमाल मशरक़ी जानिब रूसी इलाके स्टेवरोपोल, शुमाल मशरक़ में दागिस्तान, जुनूब में जॉर्जिया और मगरिब में इंगुश्तिया और शुमाली ओसेतिया से मिलती हैं। ग्रोजनी चेचनिया का दारुल हुकूमत और चेचन ज़बान यहाँ की कौमी ज़बान है। तेल यहाँ की अहम मादनी दौलत है। चेचनिया की आबादी लगभग 14 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें से 95% मुसलमान जबकि बाकी ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। चेचन लोग कफकाज इलाके में बसने वाली नस्ली ग्रोह नाख का एक ग्रोह है। ये लोग खुद को वायनाख कहते हैं, जिसका मतलब है अपने लोग। चेचन कौम को नौख्चे भी कहा जाता है। ये लोग इस्लाम की आमद से पहले दरख्तों की पूजा किया करते थे। इन लोगों ने खित्ते की बाकी कौमों के मुकाबले में देर से इस्लाम कबूल किया। 13वीं सदी में मंगोलों ने हमला करके चेचनिया पर कब्जा कर लिया। तैमूर लंग ने 14वीं सदी में इस इलाके को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। कोकाफ का ये पूरा इलाका 16वीं सदी के बाद ईरान की सफ़वी सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया और ज़ार रूस के दरमियान कशमकश और मार्कों का मरकज रहा। इमाम शामिल की क़यादत में मुसलमान रूस के कब्जे के खिलाफ मुजाहिमत करते रहे। 1861 में रूस ने इमाम शामिल को शिकस्त देकर चेचनिया पर कब्जा कर लिया। रूस के टूटने के बाद 1991 में चेचनिया ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चेचनिया और रूसी फेडरेशन के दरमियान 2 खूरेज जंगें लड़ी गईं। जंग के दौरान दारुल हुकूमत ग्रोजनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। 2003 के रेफरेंडम के बाद चेचनिया को आईनी तौर पर नीम खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया। 2007 में रमजान कादिरोव मुल्क के सरबराह बने, जो अब भी चेचनिया के सरबराह हैं। अब चेचनिया वफाक रूस के ज़ेर साया एक नीम खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत है। चेचनिया का मौसम ज़्यादातर मोतदिल रहता है। ऊंचे पहाड़ों की वजह से गर्म जुनूबी हवाएं वहाँ नहीं आती और दूसरी तरफ से ठंडी शुमाली हवाएं इस इलाके तक नहीं पहुँच सकती। मौसम बहार में जब इन पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है तो मकामी दरिया पानी से भर जाते हैं। इसीलिए इस सूखे इलाके में पानी की किल्लत का मसला कभी पैदा नहीं हुआ। चेचनिया के सबसे बड़े दरिया कुबान और तेरेक हैं। कोकाफ ईरानी सकाफतों में एक पुरअसरार पहाड़ी सिलसिला है, जिसके बारे में कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। ईरानियों की देखा देखी ये कहानियां बरे-सगीर पाक व हिंद में भी मशहूर हो गईं। 2019 में चेचनिया के शहर सहाली में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह किया गया। इस मस्जिद का नाम चेचनिया के सरबराह रमजान कादिरोव के नाम से मौसूम है। सफ़ेद संगे मरमर से बनी इस मस्जिद में बैक वक्त 20,000 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश है। 2011 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाला प्याला लंदन से चेचनिया लाया गया। इस प्याले को बड़े एहतराम और प्रोटोकॉल के साथ दारुल हुकूमत ग्रोजनी लाया गया। हज़ारों लोग इस प्याले की ज़ियारत के लिए सड़कों पर जमा थे। इस दौरान कई रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। चेचनिया की मसाजिद में खास किस्म का सूफी रक्स किया जाता है, जिसे जिक्र कहा जाता है। एक दूसरे के पीछे तेजी से जिक्र करते हुए चेचन गोल दायरे में घूमते रहते हैं। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी रूसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है खौफनाक या डरावना। चेचनिया में रूस की सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज हैं। यही वजह है कि रूस इस खित्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जी, तो ये थी कोकाफ की सरजमीन चेचनिया। सब नजर आया पूरी वीडियो में, लेकिन परियां नजर नहीं आई। तो वो आप ढूंढे, हम जाते हैं एक नाजरीन छोटी सी ब्रेक पे, जब तक ये जरा परियां ढूंढ लें। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। पाकिस्तान में जैसे जैसे कोरोना टेस्ट में इजाफा हो रहा है, कोरोना के केसेस की तादाद भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी, बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने और तजारती मराकज़ सुबह 9 से शाम 5 बजे और रात 8 से 10 बजे तक खोलने की तजावीज़ मंजूर कर ली गई हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 19 और पंजाब हुकूमत ने 17 मई तक तौसी करने का फैसला किया है। माहिरीन का यह भी कहना है कि लापरवाही से कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। अब भी तकरीबन 1000 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन में जो नरमी होगी वो किन शराइत पर होगी, SOPs क्या होंगे, इस फैसले के बाद सूबे क्या करेंगे। बाज़ारों में रश पहले ही बढ़ रहा था, अब लॉकडाउन में जब नरमी होगी तो उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। हुकूमत इसे किस तरह कंट्रोल करेगी, बात करेंगे हम रहनुमा तहरीक इंसाफ शंदना गुलजार खान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम शंदना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
एक तरफ तो हाँ, रमज़ान मुबारक। आप काफ़ी अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं, खुश आमदीद दोबारा से। जी शुक्रिया वैस, अस्सलाम वालेकुम शिफा, गुड टू बी हियर जी। थैंक यू शानाना। शानाना, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप भी राशन ड्राइव कर रही थी, हल्के में भी मौजूद हैं इस वक्त। हल्के में लोगों का अपना क्या सूरत हाल है? मतलब अगर हम ये बात करें कि हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए, बहुत से ममालिक ने लॉकडाउन किया रखा और उससे फ़र्क पड़ा। दूसरी तरफ हम क्योंकि गरीब मुल्क हैं, हम बहुत ज़्यादा अरसे तक लॉकडाउन नहीं स्ट्रेच कर सकते क्योंकि उससे भी लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर होंगी। आपने क्या देखा, लोगों की लाइफ कैसे मुतासर हो रही है लॉकडाउन की वजह से? शुक्रिया शिफा, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगी और मैं आपको एक हुकूमती नुक्ते नज़र से भी इसका बताऊंगी। जो प्रैक्टिकल है, जो मैं ऑन ग्राउंड देख रही हूँ, यहाँ पे अपने हल्के में हूँ। आपको पता रिजर्व है, मैंने कहा हल्का नहीं होता, हमारे इलाके होते हैं। तुम्हारे पास 2 हल्के भी हो सकते हैं, 3 हल्के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है। मेरे पास इस वक्त 2 NA के हल्के हैं, 28, 29। मेरा ये दूसरा राशन ड्राइव है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोस्तों से कर रही हूँ कि इस इलाके में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और ये वो इलाका है जो काबुल से भी करीब है, दर आदम खेल से भी करीब, यानी फॉर्मली तालिबानाइज्ड एरिया था। अब यहाँ पे ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि लोगों को यकीन नहीं है कि कोरोना नाम का कोई डिजीज़ है। उनको एक्चुअली ये लग रहा है, वाकई उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई हुकूमत महंगाई के साथ साथ एक और गेम खेल रही है, हमारा रिज़्क रोक रही है, और उनको समझ नहीं आ रही। और इससे सियासी जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, वो भी इसको हवा दे रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं है, जनाजे भी करें, शादियां भी करें, कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कोई केस नहीं डिस्कवर हुआ। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती है। या तो ये है कि यहाँ पे टेस्टिंग इतनी नहीं आई क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है, एक केस 6,500 रुपए का है। जो दिहाड़ीदार घर पे बैठा है, कुछ नहीं कमा रहा, वो टेस्ट क्या करेगा? सबसे पहली बात। दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, घर घर जाके मैंने लोगों से बात की है कि दिहाड़ियाँ रुक गई हैं, शहरों में कुछ भी नहीं है। मेरा गांव शहर से तकरीबन 30 मिनट दूर है। वो कह रही है टोटल लॉकडाउन है, ना हम कहीं काम कर सकते हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग में थे उनकी पोल्ट्री फार्म बंद हो गई हैं, जो ज़राअत के पेशे में थे कहते ज़राअत बंद हो गई, जो कंस्ट्रक्शन का अनाउंस कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, वो अभी तक नहीं खुला पैकेज। तो ये लोग कह रहे जी हम क्या क्या खाएं, तालीमें इनकी नहीं है इस इलाके में, तो हम कहाँ जाए? एहसास कैश बिल्कुल उनको मिला है, ख़वातीन को तमाम इलाकों में मिला है, बट वो कह रहे जी एहसास कैश हमें 3-3.5 महीने का राशन तो मिल जाएगा। स्कूल शुक्र है बंद हो गए, फीसें नहीं देनी पड़ रही हैं, गर्मियों की यहाँ पे स्कूल की हालत भी ख़राब है। कहते जी हम अस्पताल नहीं जा सकते, अस्पताल के पैसे हमारे पास नहीं है, चलिए शादियाँ हम नहीं कर रहे हैं, मैयतों पे नहीं जा रहे, बट हमने जिंदा तो रहना, अब रमज़ान आ गया है, हम क्या करेंगे इस महीने में? अच्छा, एक घर में 10 से 15 लोग हैं, ठीक है, 10 से 15 लोग हैं, उसमें 2-2, 3-3 कमरों में लोग रह रहे हैं, वो लॉकडाउन में है। एग्जैक्टली जिस तरह सिंगापुर में हुआ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि जब ये घर खुलेंगे आपके मुल्क में कोरोना की दूसरी वेव आएगी, फिर आप क्या करेंगे? वही अस्पताल है, वही डॉक्टर्स है, वही PPE किट्स हैं, तो तब क्या होगा उस मुल्क? तो फिर शंदना, इस हवाले से तो फिर 2 चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि हुकूमत की कम्युनिकेशन का फेलियर यहाँ पर नज़र नहीं आता कि वो सही तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकी लोगों तक कि वाकई एक बड़ा प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें लॉकडाउन एक ज़रूरी चीज़ है। यहाँ प्रैक्टिकल रैमिफिकेशन नहीं है ना डेथ हो रही है, ना बीमारी आ रही है, ना किसी को खांसी, ना किसी को बुखार है। हुकूमत 1000 कम्युनिकेट करे, बट यहाँ पे केस नहीं है अर्बन एरियाज में। देखिए याद रखें, ये एरिया फॉर एग्जांपल बहुत सारे एरियाज है पाकिस्तान के जहाँ पे तफ्तान से ज़ायरीन नहीं आए, जो उम्रे से लोग वापस नहीं आए, जो आपके इज्तिमा से थे तबलीगी वो नहीं आए, तो यहाँ पे डिजीज फैला ही नहीं है। याद रखें, कोरोना वाहिद डिजीज है जो रिच मैन डिजीज था, जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। कोरोना पाकिस्तान में लोकल तो था ही नहीं, ये तो बाकी ममालिक से जो ट्रैवलर्स आ रहे थे वो लेके आ रहे थे। हालांकि ईरान आपका इतना बड़ा नेबर है, चाइना आपका इतना बड़ा होम ग्रोन कोरोना तो था ही नहीं, ये तो ठीक है। अच्छा, अब जब आपने सेकंड वेव की बात की है तो अब तो हम लॉकडाउन ईज करने की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम क्या ये एक्सपेक्ट करें कि सेकंड वेव आएगी? नहीं, लॉकडाउन ईज करने से तो सेकंड वेव आ जाएगी। नहीं देखें, अब अवैस देखिए तरीका होता है लॉकडाउन ईज करने का, आपके SOPs होते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारी मस्जिदों में मुल्क भर में SOPs ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे थे, बट उससे कई गुना ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं पाकिस्तान में जो लॉकडाउन ऑब्जर्व कर रही थी, जो SOPs यानी कि ग्लव्स पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, साबुन का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, ठीक है, मुल्क भर में। इसी तरह आप शॉप्स पे देख लें, आप मेरे गांव में जितनी शॉप्स है वहां पे उन्होंने मार्केशंस कर दी, डिमार्केशंस कि आप 6-6 फुट के फासले पे खड़े हो। इस्लामाबाद में देखा जा रहा है, लाहौर में, कराची में। मुसीबत इस वक्त ये नहीं है कि मईशत वर्सेस कोरोना, मुसीबत इस वक्त ये है कि आपकी गुर्बत से मौत आनी है कि आपकी कोरोना से मौत आनी है। ये बथेरे शोज पर ये बात मैं कह चुकी हूँ
आवाम अब अपनी बच्चों की तकलीफ नहीं देख पा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर अपने घर में बैठे हुए हैं और हम बीमार है, एसेंशियली गवर्नमेंट ये कह रही ना कि आप घर में मर जाएं। गवर्नमेंट ये मैसेज तो नहीं दे रही है, और ये क्यों लोगों को ये मैसेज पहुंचे। और देखिए, मैं सच दोबारा ये बात कहती हूँ कि जिस बंदे ने जिंदगी में एक दिन की भूख या अफलास ना देखी हो, वही बंदा ये कह सकता है जी कोरोना से कोई नहीं मरेगा। अक्सर टीवी शोज मैंने कुछ लोगों को देखा कि जी गुर्बत से कभी कोई नहीं मरता, पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरता। ये मैसेज आप अपने आवाम को दे रहे, चाहे आप इलेक्टेड या अनइलेक्टेड हो, चाहे पीटीआई की दूसरी पार्टी की हो, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? शानाना साहिबा, दूसरी तरफ चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब जो है वो भी ये कह रहे हैं कि मई पूरे में लॉकडाउन रहना चाहिए। सिंध हुकूमत भी यही कह रही है, बलूचिस्तान हुकूमत भी ये कह रही है कि 19 मई तक लॉकडाउन में उन्होंने तौसीक कर दी है। तो ये तो सब लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वफाक कह रहा है कि हम लॉकडाउन में कमी करेंगे। देखिए, जहाँ इसको कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, ये शुरू से डिबेट हो रहा है कि जिस एरियाज में इशू, सिंध में आपने देख लिया, कराची में 11 उन्होंने बंद कर दिए इलाके, बिल्कुल सील कर दिया। इस्लामाबाद में I11 में, G11 में कुछ मराकज़ है जो सील किए हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे कि जहाँ पे पैंडेमिक तेजी से फैल रहा है वो सील नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे कि हॉस्पिटल्स बंद करें, हम ये नहीं कह रहे कि हम डॉक्टर्स को PPE किट्स बंद कर रहे हैं। देखिए, आपके पास जो एक कॉमन सेंस की बात है, आपको जुकाम होता है, आप क्या लेते हैं? पैनाडोल लेते हैं। और क्या लेते हैं फ्लू के लिए? आप उसको रोक नहीं सकते ना फ्लू को। बिल्कुल, जो शांदा ले, राइट? इस वक्त दुनिया में कोरोना के लिए ना जो शांदा है ना पैरासिटामोल है। 1.5 साल तक लोग कह रहे हैं अपर लिमिट और 2-3 महीने की लोअर लिमिट की दवाई बनने में। आप 3 महीने पाकिस्तान और बंद कर सकते हैं। अब मेरे गांव में 75,000 बंदा है, मैंने सिर्फ पूरी दुनिया नहीं, राइट? अब देखिए, मेरे गांव में 75,000 बंदा है और मैंने सिर्फ 700 घर में अब तक राशन दी। ठीक है, 700 लोगों का राशन मुझे तकरीबन कॉस्ट किया 30 लाख, जो मैंने लोगों से चंदे मांगे हैं। मैं कब तक दूंगी? हम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे इलाके के, हम किससे पैसे मांगे? हुकूमत जो कर रही है सास के थ्रू, अब प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है उसके थ्रू राशन आएंगे, और 1 महीने का राशन एक घर का 4,000 रुपए, आप उसको 75,000 से जरा ज़रब दे। लोगों को आपने कब तक? ये बिल्कुल बहुत नामुमकिन चीज़ है, ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ऑपोजिशन की नज़र में या फिर वो लोग जो अपोज करते हैं आपकी पॉलिसीज को, उनकी नज़र में वो कहते हैं ये कंफ्यूज्ड लॉकडाउन है और हुकूमत को नहीं पता कि वो क्या कर रही है। इमरान खान साहब सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। ये सियासी गेम है वैसे, और बहुत ही अफसोसनाक सियासी गेम लोग खेल रहे हैं। आई कैन अश्योर यू, आप इन ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स के हलकों में जाए, आप जरा लोगों से पूछे। अभी मेरे 2-3 दोस्त, उनसे मैंने बात की, वो अपने हलके नहीं है, ऑपोजिशन मेंबर्स है, वो कह रहे हैं जी अगर ये लॉकडाउन नहीं खुला, आपका मुल्क में अभी तो पैंडेमिक है ना, पैंडेमोनियम आ जाएगा, हलाकत आ जाएगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, फिर क्या करेंगे? देखिए, मालदारों के होते हैं, कर रहे हैं कि जो बाजार वगैरह जो खोलने का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, वो दिन में अगर 2 औकात में खोलेंगे तो उससे रश ज्यादा होगा, अगर ड्यूरेशन कम होगी उन टाइम पीरियड्स की। अगर एक ही वक्त में 2 जरा लंबे टाइम के लिए खोलेंगे तो रश जरा कम हो जाएगा, ये भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं। शिफा, आप सही कह रही हैं, इन सब बातों पे गुफ्तगू हो सकती है। आप और वैसे जो कह रहे हैं वो सजेशंस के जुमरों में आता है कि लॉकडाउन को सेफ कैसे बनाना है। और देखिए, आपने देखा होगा एक बर्कले की कंप्यूटेशन थी, एक बाकी यूनिवर्सिटी की कंप्यूटेशन थी कि हर मुल्क में कोरोना का एक कर्व था, उसको फ्लैटन करना है। ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ना वो जिसमें कहते हैं ना रन रेट आया कोरोना का, ना वो डेथ रेट आया कोरोना का। ऑस्ट्रेलिया को देख ले, ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड मुल्क है, उसकी मईशत बर्बाद हो गई है। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स ने उनको ब्लास्ट किया कि आपने सोचा था हर मुल्क दूसरे को कॉपी करे। भाई, इटली और स्पेन हर मुल्क नहीं है, हर मुल्क की अपनी नौयत से कोरोना आया, बड़ा और अमवात वाकई हुई। इसी तरह अमेरिका में आया, जो बात लोग नहीं करते। कल WHO की, देखिए WHO क्यों झूठ बोलेगा, वो पाकिस्तान का दौरा तो नहीं है ना। WHO ने बताया है कि पाकिस्तान में कोरोना की रिकवरी रेट 92% है, 92%। दैट मीन्स आपके 8% लोग नहीं रिकवर करे, 92% कर रहे हैं। उन 92% के साथ आप क्या करें? ठीक है, बिल्कुल सही है। WHO की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो तो बिल्कुल सही बताएंगे, जाहिर है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। वो बार-बार कह रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, आपका डिजीज स्प्रेड हो रहा है लेकिन कंट्रोल में स्प्रेड हो रहा है, आपकी डेथ भी बढ़ रही है बट एक कंट्रोल में बढ़ रही है। यानी कि हुकूमत के हाथ में है इस वक्त। जो कंफ्यूजन की बात करते हैं लोग, ये सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन पे नजर रखी हुई है कि इसको यूज कर सके, और ये निहायत ही अफसोसनाक बात है कि आप इस वक्त पे सियासत खेल रहे हैं जब लोगों में इस वक्त खौफ है। खौफ मत फैलाएं, सच फैलाएं। मैं ये नहीं कह रही कि PTI की आप साइड दें और हमारे हक में बातें करें, लेकिन लोगों को झूठ मत बोले, लोगों को सच बताएं। ठीक, बहुत शुक्रिया। शंदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने हमें आगाह किया कि किस तरीके से लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो आगे के दिनों में चलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के अदाकार और अदाकाराएँ हमारे यहाँ पर रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं और हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हमारे साथ दो अदाकार मौजूद हैं। एक तो जी असफर रहमान साहब हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, और दूसरी हैं नादिया हुसैन साहिबा। ये दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस मरतबा इनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है और ख़ास तौर पर ये जो लॉकडाउन रमज़ान है इसमें ये क्या सीख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम असफर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रमजान मुबारक आप दोनों को। आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक। रमजान मुबारक। अच्छा नादिया, लेडीज फर्स्ट के गोल्डन रूल पर हम अमल करते हुए आपकी तरफ पहले आएंगे। ये बताएं रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। वैसे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है तो हर कोई घर पे है और कहीं निकलने का सच कोई मौका या जवाब तो बनता ही नहीं है। तो वरना ये होता है कि रमज़ान एट टाइम्स हेक्टिक भी हो जाता है जब आप इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। अब ये है कि घर में ही है और रमज़ान में कुछ क्योंकि मतलब अब इन दिनों में ख़ास तौर पे हम घर पे ही हैं और गर्मी इतनी हुई भी है, तो फिर रमज़ान की जो रोज़ों का जो एक शिद्दत है वो मैं हाल इतनी फील नहीं हो रही है बिकॉज हम लोग इंडोर्स ही हैं मोस्टली। बिल्कुल। असफर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है इस मरतबा? जी माशाल्लाह, मेरा रमज़ान हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रहा है क्योंकि मैं पिछले पता नहीं कितने साल से सारे रोजे रखता हूँ और हम लोग जितने भी घर वाले हैं, बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, तो हम लोग अपने घर पे ही सारे तरावी पढ़ते हैं। अच्छा, तो ऑफ कोर्स मेरे नेफ्यूज नीसेस, तो पूरा एक बहुत ही रिलीजियस माहौल मेरे घर पे रहता है थ्रू आउट रमजान फॉर इयर्स, काफी सालों से। तो माशाल्लाह इस साल भी वही है। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ इतना है कि ऑफ कोर्स वो ईद की गहमा गहमी, वो शॉपिंग का जो सारा टेंशन होता है, बाहर आना जाना, वो इस दफा नहीं है। और इस दफा एक बहुत ज्यादा दिल उदास है कि इतने ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं ड्यू टू द वायरस। लेकिन रमजान की जो स्पिरिट है माशाल्लाह वो अपने फुल रंग रूप में मेरी तरफ से। सही। तो इसका मतलब है कि जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से रमज़ान में फ़र्क तो आया लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया भी। तो कोई ऐसी चीज़ है नादिया जो आप शेयर कर सकेंगी कि दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न्ड ड्यूरिंग दिस रमज़ान? I think that we have learned कि वैसे तो खैर रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है ऑफ डोनेशन, ऑफ चैरिटी, बहुत ज़्यादा जो है वैसे ही हम लोग बहुत करते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है ये और ज़्यादा हो गया है क्योंकि वायरस की वजह से जो लोग जिनके पास इनकम नहीं है उन लोगों के बारे में ज़्यादा मेरा ख्याल है हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। और आई थिंक कि ये जो रमज़ान की जो स्पिरिट होती है ऑफ गिविंग, दिस हैज हेल्प्ड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड आई थिंक वी पहले मेरा ख्याल है हम लोग शायद एक अपने दिल से करते तो थे, लेकिन ये कि इतना ज्यादा जब हम लोगों ने अपने आसपास ये माहौल नहीं देखा था तो कुछ लोग जो है वो अगर नहीं भी करते थे इस साल उन्होंने भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। असफर आप बताइए, आपने इस साल ये जो लॉकडाउन रमजान एक बड़ा ही अजीब सा मुनफरिद सा रमजान है, क्या सीखा आपने? देखिए मैंने तो ये सीखा है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जो मुझे एहसास हुआ इस दफा कि इतना ज्यादा वक्त हम लोगों ने नाराजगियों में, गुस्से में, लड़ाइयों में, प्रॉब्लम्स में, अपने फजूल एटीट्यूड प्रॉब्लम्स में गुजार दिया। काश वो वक्त हद स्केल के गुजार लेते, क्योंकि आज वही जिंदगी है जो एक कैद में जिंदगी इंसान गुजारता है या कोई भी परिंदा गुजारता है। तो मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि जिंदगी में जो पल भी अपने जाया करते हैं लड़ाई झगड़ों में, प्रॉब्लम्स में, वो नहीं करने चाहिए। वो पल हंस खेल के मोहब्बत में गुजारने चाहिए, क्योंकि आज आप देखें लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आपको कुछ नहीं पता किससे आपको कब क्या हो जाए, कौन आपका सबसे ज्यादा अजीज करीबी दोस्त जिससे आप नाराज हो, दूर हो, क्या पता यू लूज हिम टुडे। तो एक चीज का जो मुझे बहुत शिद्दत से एहसास है वो यही कि जिंदगी को फॉर ग्रांटेड मत लें। और नाराजगियां अभी भी मेरे ख्याल से ये वक्त आपके पास बहुत जबरदस्त वक्त है कि अगर किसी से कोई मसला है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई नाराजगी है, दिल में कदूरत है, प्लीज टेलीफोन उठाएं और वो मसला, वो ब्रिज दोबारा से बना लें, मसला सॉल्व कर लें। क्योंकि आगे फोन पे तो माजरत करना वैसे भी आसान हो जाता है ना, जाना भी नहीं पड़ेगा, फोन पे कर लें, ये भी मौका है, बहाना है एक तरह से। बिल्कुल पूरे एग्जैक्टली वीडियो कॉल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपने किसी को मनाया, कोई नाराज था आपसे?
भाई मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज थे, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरे कजन्स मुझे बड़े नाराज थे कि तुम स्टार बन गए हो, तुम वक्त नहीं देते हो, तुम्हारी फिल्म रिलीज हो गई, सही बात करते हो, बात तो सही होगी उनकी। आप कह रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, अगर आप कह रहे हैं क्योंकि ऐसे गिले हमारी तरफ भी आते हैं ना, ऐसी तोपों का रुख हमारी तरफ भी होता है। हम तो स्टार नहीं बने फिर भी लोग गिला करते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स आप लोग स्टार हैं, आप लोग एक हाउस होल्ड नेम है, डेली आपसे लोग इतने ज्यादा मुलाकात करते हैं, मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी को इतने ज्यादा खतरे में डाल के आप लोग हमारी एंटरटेनमेंट के लिए स्टूडियोज में मौजूद होते हैं डेली और लोगों को आगाही दे रहे हैं डेली। आई थिंक सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू और टू योर एंटायर टीम आल्सो। लेकिन इतने सारे मेरे दोस्त, मेरे कजन थे, मुझे कहते थे तुम वक्त नहीं दे रहे हो और तुम ये समझ गए, लेकिन वाकई मसरूफियत की वजह भी थी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वाकई अंदर आपके थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ, आप उसको तकब्बुर तो नहीं कहते, लेकिन एक थोड़ा सा आप थोड़े से आप मेरे ख्याल से रफ हो जाते हैं कि यार क्या है, सब मेरे पीछे लगे हुए टाइप का एटीट्यूड आता था। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से काफी सारी चीजें मेल्ट डाउन होती हैं और आपको एहसास होता है कि जिंदगी की असल हकीकत क्या है। और ये मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास कुछ रिश्ते दोबारा से इस्तवार किए लोगों से, कहीं कोई शिकवे आपसे भी तो नहीं हो रहे थे कि आप भी बहुत वक्त कम दे रही हैं लोगों को? मेरा तो वैसे जो मेरी दोस्तें हैं वो नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा जिस किस्म का नहीं, बिकॉज मैं जनरली किसी के साथ मेरी उस किस्म की वो नहीं रहती। आई एम जनरली वेरी वेरी अकोमोडेटिंग और अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ और मिलना मिलाना बहुत हो रहा होता है, हर वक्त हो रहा होता है। लेकिन अब जो है वो इस वक्त जो है ना, आई थिंक व्हाट वी हैव लर्नड अ लॉट इज पेशेंस एज वेल। जो कि मैं अपने बच्चों में अगर देखती हूँ कि अगर मेरे बच्चे जब घर पे होते हैं, जब उनको वीकेंड उनका होता है, तो उनको वीकेंड पे जो है वो कहीं ना कहीं निकलना होता है, उनको अपने दोस्तों के जाना होता है, उनको चाहिए कि जी दोस्त उनके घर आ जाएं। लेकिन इस लॉकडाउन में जो सीखा है दैट इज पेशेंस, कि हम लोग को सब्र करना कितना जरूरी है। एक दुनिया में जो प्रॉब्लम आई भी है, उस दुनिया की प्रॉब्लम को समझते हुए हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ भी किस तरीके से उन्होंने पेशेंस का मुजाहिरा किया है, दैट इज समथिंग रियली कमेंडेबल। एंड आई थिंक दैट we all have shown that level of patience and endurance। लेकिन of course ये हर एक की बस की बात नहीं है कि वो पेशेंस और एंड्योरेंस दिखाए। खास तौर पे वो लोग, वो वर्कर्स जो डेली वेजर्स हैं, खास तौर पे वो लोग जिनका अब जो है वो रोजगार नहीं रहा है, वो लोग कैसे पेशेंस दिखाएं। आई मीन दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। एंड इवन दो कि खैर आई डोंट नो कि गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, बहुत कुछ कोशिश कर रही है और कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ चीजें जो है वो हम लोगों को फील होता है कि अब जैसे कि मैं अगर अपनी अपने मेंशन करना चाह रही हूँ कि मेरा जो है आई रन अ बिजनेस, राइट? आई रन 2 salons, 2 branches of my salons। एंड द प्रॉब्लम नाउ इज कि हम लोग अगर 1.5 महीने से बंद रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने हो चुके हैं, हम लोग जो हमारा बिजनेसेस है वो बंद रहे हैं। आगे जो है वो इस तरीके से कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत चैनल्स पे कह चुकी हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग एज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ ऑल द सैलॉन्स, ऑफ ऑल द ब्यूटी बिजनेस ओनर्स, जो जिम्स के ओनर्स हैं, जो मे बी नॉट रेस्टोरेंट्स बट जो जिम्स एंड जो ब्यूटी सैलॉन्स के जो ओनर्स हैं, मैं कलेक्टिवली उनकी आवाज बन के मैं कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे सैलॉन्स हैं या बहुत सी ऐसी बिजनेस ओनर्स हैं जिनके पास इस किस्म की सेविंग्स नहीं होती हैं कि वो अपने स्टाफ को जो है वो 3-3 महीने तक जो है वो सस्टेन करें, बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोगों को जो है वो स्टेट बैंक की जो रीफाइनेंस स्कीम है, वो लोग अगर उन्होंने पहले वो लोग कोलैटरल मांग रहे थे, वो सिक्योरिटी मांग रहे थे, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो कोई लिक्विड एसेट्स हो, हाउ आर वी सपोज्ड टू गिव दोस दैट कोलैटरल? बिल्कुल, अब आप लोगों के ये मसाइल हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं उनके भी बिल्कुल मसाइल हैं। हम लोग छोटे बिजनेस ओनर्स ही हैं, हम लोग एसएमईज हैं, वी आर विमेन लेड एसएमईज। अगर हम लोगों को अब कोलैटरल की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमसे मांगते हैं कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी कौन मुझे देगा? मेरी कॉलीग ओनर को जो है कॉर्पोरेट गारंटी
कौन देगी, कौन देगा? एंग्रो देगा उनको, जो है वो तमाम वो चीजें जिन पर पॉलिसीज की बिल्कुल सही बात है, जरूरत है और हुकूमत को इन तमाम एरियाज में देखना चाहिए। या मेरी अपनी जो कोई को-वर्कर जो है, मेरी जो कॉलीग एक सैलून ओनर है, वो कहां से अपने स्टाफ को जो है वो देगी, लाइवलीहुड देगी? तो अब हम लोग को जो है वो रीजन है जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से इतनी कंफ्यूजन नजर आती है कि लॉकडाउन करें या ना करें, नरम करने की बात की जाती है। वी नीड टू रीओपन आवर बिजनेस, ठीक है? हमें अपना बिजनेस को रीओपन करना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ आवर स्टाफ, ठीक है? हम लोग भले नॉन एसेंशियल सर्विस हो, एक सैलून इंडस्ट्री नॉन एसेंशियल सर्विस है, लेकिन हम लोग एक एसेंशियल बिजनेस है फॉर द सेक ऑफ आवर स्टाफ। अगर हम अपने स्टाफ को नहीं सस्टेन करेंगे, इकोनॉमी दुनिया की इसी तरफ जाएगी कि एसओपीज के साथ दुनिया खुलेगी, बिजनेसेस खुल जाएंगे। असफर आपकी तरफ आएंगे। एसओपीज तो अगर हम लोग अभी बना भी रहे हैं, और अगर लोगों ने जो है वो वीडियोस बनाकर उन्होंने एसओपीज का किया है, उनको बैश किया जा रहा है। क्यों बैश किया जा रहा है? हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम एसओपीज के साथ खुल सकते हैं। बिल्कुल, एसओपीज के साथ खुलना चाहिए और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। असफर, आपकी तरफ आएंगे कि आपका क्या ख्याल है कि लॉकडाउन में इस तरीके से जो लोगों का रवैया रहा और फिर जो हुकूमत का रवैया रहा काम करने के हवाले से, व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से एक बहुत ही मिक्स एक्सपीरियंस है, जिसपे गुजरती है वही जानता है सबसे ज्यादा। और मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में गुर्बत और काफी ज्यादा मिले भी अच्छे से, लेकिन हमारी कहावत है, जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा रहेंगे और आप महफूज रहेंगे तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के जो बिजनेसेस हैं, जो काम डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, ऑफकोर्स वो लोग अफेक्ट हुए, लेकिन अगर वो लोग डेली वेजेस कमा के बीमार पड़ गए तो खर्चा पड़ेगा उनको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। पहले तो मेरे ख्याल से अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से अपनी जान बचाना, अपनी सेहत देखना पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतने ज्यादा लोगों को देखता हूँ, मेरे इर्द गिर्द के ही लोग हैं, काफी ज्यादा घर में विजिट करते हैं, ईद के कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करने जाना है, फलाना है। अपनी जान को इस वक्त जोखिम में डालने का कोई इट्स नॉट वर्थ इट। आप सारी चीजें बाकी दुनिया की चल जाएंगी थोड़े दिन के बाद। अगर अभी आप लॉकडाउन को थोड़ा सा एहसास के तौर पे, अगर आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्शियसली लॉकडाउन के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे और अपने आप को महफूज रखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से हम सबको उससे बहुत फायदा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब चूंकि अफ्तार का वक्त करीब आने वाला है तो कुछ जरा हम फूड की तरफ चले जाएं। कुछ ये पूछ लें कि अफ्तार की आपके यहाँ तैयारी कैसी होती है और असफर आपका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है अफ्तार की प्रिपरेशन में? मेरा अफ्तार की प्रिपरेशन में सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं बिल्कुल किचन से दूर रहता हूँ और सिर्फ टेबल पे बैठ के मैं दुआ कर रहा होता हूँ आप सबके लिए। आप सिर्फ अफ्तार के वक्त पहुंचते हैं और खाने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। That's it. ये तो फिर गिल्टी एज चार्ज हो गए आप। सही। और नादिया, आप कुछ बताएंगे आपके यहाँ पर अफ्तार की क्या तैयारी होती है? हमारे यहाँ जो तैयारी है दैट इज बेसिकली, हम लोग बहुत ज्यादा हैवी इफ्तारी नहीं करते और ना बहुत ज्यादा लवाजमात होते हैं, ना बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। बहुत मखसूस किस्म का हमारा मेन्यू होता है, जिसके अंदर बेसिकली पकौड़े होते हैं, उसके अंदर दूध रूह अफ़ज़ा होता है, और उसके अलावा हम लोग थोड़ी बहुत कई दफ़ा या तो फ्रूट चाट खा लेते हैं या फिर कुछ दही का आइटम खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बिकॉज एक्चुअली मेरे घर में ज़्यादातर फोकस होता है पकौड़ों के ऊपर और दूध के ऊपर, एंड दैट्स इट। उसके बाद जब ये थोड़ा बहुत खा लिया, फिर अगर दिल चाहता है तो फिर थोड़ा सा खाना खा लिया उसके बाद, वरना फिर वो भी दिल नहीं चाहता। तो एक्चुअली हमारे घर पे इफ्तारी का मेन्यू बहुत सिंपल होता है। सही। और ये पकौड़े तो खैर मुझे लगता है कि ये अफ्तार आप खुद बनाती हैं? अफ्तार जो भी तैयार होती है? नहीं, खुद तो नहीं बनाती हूँ। मेरे हाउस हेल्प मेरे पास है, बिकॉज लकीली मेरा जो हाउस हेल्प है वो मेरे पास ही रिजाइड करते हैं, मेरे पास घर में ही रहते हैं, तो फिर उन लोगों को हमने कहीं जाने नहीं दिया। तो लकीली यू नो लाइक दे आर विद अस। अच्छा, पकौड़ों के हवाले से मैं ये जानना चाह रहा था कि पकौड़े अगर ना बनाए जाए अफ्तार पे तो रोजा कबूल हो जाता है ना? ये बड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज एक पकौड़ों की जो एक आदत हो गई है ना, ये बड़ी मुश्किल से मैं खा ले जाएगी। असफर, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो रोजा कबूल हो जाता है अगर पकौड़े? सवाल भी कोई कर ले। असफर से ओपिनियन ले लेते हैं। बिल्कुल हो जाता है। हो जाता है, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके से हमारे यहाँ पर रमजान में पकौड़ों का जो रिवाज है वो इतना ज्यादा है कि लगता है कि उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो असफर, तुम नहीं खाते पकौड़े?
असफर, आपको आवाज आ रही है? असफर का राब्ता नहीं, अब जी बिल्कुल आ रही है, तस्वीर तो हिल रही है उनकी। नादिया आपसे पूछ रही है कि क्या आप पकौड़े नहीं खाते? जी मैं बिल्कुल पकौड़े आजकल नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल अगर खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई किसी भी वजह से, क्योंकि मुझे अगर मैं पकौड़े थोड़े से भी ज्यादा खा लेता हूँ ना, तो मेरा गला ऑयली चीजों से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा। तो मैं आजकल डॉक्टरों से बचने की बहुत हद तक इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सेहत को अच्छा रखूं, ताकि डॉक्टरों से दूर रहूं, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं। हाँ सही। अगर आपको कुछ नॉर्मली भी हो जाए तो अपनी मेरे ख्याल से अपने दस्तरखान पे रोजा खोलते हुए खाने पे, टेबल पे हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स और इस तरह की चीजें फ्रीली अवेलेबल नहीं रही हैं आपके पास, और डॉक्टर सारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं अभी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ। और अगर इस रमजान थोड़ा कम खा लेंगे तो कुछ मेरे ख्याल से हेल्थ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, और वो वैसे तो एक मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुआ, लेकिन वो आइडिया बड़ा ही ज़बरदस्त है और बड़ा ब्यूटीफुल थॉट है उसके पीछे, कि अगर इस ईद हम अपने कपड़े ना बनाएं, नए कपड़े ना बनाएं, और उन पैसों से मदद कर दे लोगों की, क्योंकि शायद प्रॉबली हम भी SOPs ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना। ईद, ये मेरा ख्याल है दुनिया की हिस्ट्री की वो वाहिद ईद होगी जिसमें आप ईद नहीं मिल सकेंगे। बिल्कुल, मतलब अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से अल्लाह हमें अपने होने का एहसास दिलाता है कि भाई मेरी वजह से तुम लोग ईद सेलिब्रेट करते थे, अब मेरी ही वजह से, मेरे ही हुक्म पर तुम लोग ईद भी नहीं मिल सकोगे किसी से। तो क्या ऐसा आइडिया ये अच्छा नहीं है कि हम अपने कपड़े जो हैं, जो हम बनाते हैं, वो ना बनाएं और हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें उन पैसों से ईद पर? बिल्कुल जी, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको पता है ये वैसे भी ग्रेट आइडिया। जी 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 नादिया। हाँ, मैं कह रही थी कि यही चीज जो है वो रमजान के थ्रू आउट रमजान में ये स्पिरिट रही है ऑफ कि हम अपने ऊपर कम खर्च करें और अपने खर्चों को भी हम कम करें, अपने ऊपर भी कम खर्च करें, अपने खर्चे भी कम करें, अपनी जो जरूरत की जो चीज है बस वही उसी तक महदूद रखें, और उसके बाद जो बकिया अगर है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैसे तो खैर बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर काम करते थे वो अपनी सिर्फ खुशी के लिए काम करते थे, अपनी सिर्फ प्लेजर के लिए काम करते थे और उनको पैसों की जरूरत नहीं थी। अब वो लोग जो हैं वो पैसे अपने जितने भी उनके पैसे, चाहे अगर उनके पास अपना फैमिली मनी हो, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं और जितना भी वो कमा रहे हैं, वो एक्चुअली अब वो पूरे के पूरे पैसे जो है वो डोनेट कर रहे हैं कि यार हमें तो जरूरत नहीं है, हमारा तो पैसा खानदान से आता है, ये हम लोग ट्रैवल में गुजार देते थे, या हम लोग अपनी शॉपिंग में गुजार देते थे, अब जो है वो मैं पैसे ये किसी जरूरतमंद को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके मैं उसको देना चाह रही हूँ या देना चाह रहा हूँ। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमें इसी चीज के ऊपर ही हमने आगे इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने, मैं तो शुरू दिन से यही कहती आ रही हूँ कि जी हमें अपने खर्चे भी कम करने हैं। हमें ये जो चैरिटी है ये भी बड़ा, इसके पीछे एक बड़ी हिकमत है, ये बड़ा सिखाती है इंसान को, स्पिरिचुअली बड़ा ग्रो करवाती है ये चैरिटी। और मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, और ज़ाहिर है रमज़ान और स्पिरिचुअलिटी बड़ा कनेक्टेड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, असफर और नादिया आप दोनों मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप लोगों का हुआ जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे, जिसने आपको बिल्कुल चेंज कर दिया हो। मे बी नादिया आप अभी रिसेंटली हज पर जब गई थी लास्ट टाइम, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, या असफर आपका कोई एक्सपीरियंस हो। पहले नादिया आपसे शुरू कर लेते। देखिए, आई थिंक जस्ट दिस इंटायर ये जो वबा जो फैली है, वन डिड नॉट इवन, आई थिंक ये ही एक सबसे ज्यादा आई वुड से स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी तो मुझे लगता है कि इसी दौरान हुई है कि हम कितना हेल्पलेस हैं, हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हम चाहे जो अपना आगे सोचना चाहें, समझना चाहें, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में खाली यही है। हम लोग जब आसपास देखते हैं कि हम लोग अगर किसी की मदद भी करना चाहें तो एट टाइम्स हम खुद हेल्पलेस फील करते हैं कि हम किस तरह आपकी मदद करें। आई मीन अगर मैं फाइनेंशियली केपेबल नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, और अगर मेरे से कोई कमतर है, तो फिर मैं अगर उसको मैं किस चीज के बारे में सोचूं, मैं अपने बारे में सोचूं, अपने बच्चों के बारे में मैं सोचूं, या मैं उसके बारे में सोचूं। तो इतने आई थिंक हमारे माइंड में इस वक्त इतना कुछ चल रहा होता है, यू नो इतनी कंफ्यूजन्स भी आ जाती हैं टाइम्स, यू नो, कि जब अब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं
और अगर उनसे भी कोई अब मांगे कोई, तो सफेद पोश लोग अब जो नहीं अफोर्ड कर सक रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो अब क्या सोच रहे होंगे कि जी हम जब अब हमने पहली जिंदगी में चैरिटी की, ज़कात भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज हम वो नहीं कर सक रहे। आज हम खुद ज़कात के काबिल हैं, क्योंकि हमें ज़कात की जरूरत है। आप क्या कहेंगे असफर, कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा इस कोरोना की वबा से हटकर, अगर हम बात करें, जिसने आपको चेंज किया हो? आई थिंक असफर के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है। तस्वीर तो उनकी हिल रही है। सुने, मैं तो अभी तक जी असफर, हेलो, कैन यू हियर मी? जी हेलो जी असफर। अरे अब कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ, मैंने उसको प्रिडिक्ट कर दिया था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, तो नादिया की तरफ चले जाते हैं। नादिया, ये बताइए कि आपका जो हज का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था, और वहां पर जाके आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या दिल में तब्दीली आई? बस जी, बहुत 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 खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और जो मेरे माइंड में था, खास तौर पे मैं एक जर्नी के तौर पे बात कर रही हूँ। अभी मैं स्पिरिचुअल उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जर्नी के तौर पे बात कर रही हूँ कि जर्नी मेरे दिमाग में जो थी कि पता नहीं क्या हज में होगा और कितनी मुश्किलात होंगी और क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम लोगों ने अपने हज को बहुत आराम सुकून से किया। और जब मैं अपने आसपास भी उस वक्त भी देखती थी, तो मैं बहुत से लोग थे ऑफ कोर्स जो बहुत जो नॉर्मल मतलब कि जो काफी बुरी हालात में थे, बिल्कुल जो खैमों में जिस तरीके से वो लोग सो रहे थे, बिल्कुल खुले ओपन में, इतनी गर्मी थी, रोड के साइड पे लोग पड़े हुए होते थे क्योंकि उनके पास कोई खैमा सच नहीं था। तो वन यूज्ड टू जस्ट थिंक एंड जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ने जो है वो कितना नवाजा है, और हम लोग कितनी हम नेमतों की जो है वो उनका अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कितनी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ऑन अ स्पिरिचुअल साइड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। और एक वहां पे जब आप होते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो आपको सिर्फ अपनी ना होने का ही एहसास हो रहा होता है कि हम जो है वो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और सब कुछ जो है वो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर इस वक्त जो स्क्रीन पे हम तीनों मौजूद हैं, हम तीनों ने वो खूबसूरत एक्सपीरियंस किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया नादिया, आपने भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, और बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त दिया। असफर का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें लेना है एक छोटी सी ब्रेक, और फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख कुव्वत समात से महरूम बच्चे स्कूल की उम्र में हैं, जबकि उनमें से सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। कुव्वत समात से महरूम बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी फलाह और तरक्की के लिए डेफ रीच फाउंडेशन काम कर रही है। और डेफ रीच फाउंडेशन न सिर्फ उन बच्चों की तरबियत कर रही है, बल्कि उनके वालिदैन को भी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, ताकि वो बच्चों को सही तरीके से समझ सकें। उस हवाले से मजीद बात करेंगे डायरेक्टर रिसोर्स मोबिलाइजेशन है डेफ रीच प्रोग्राम के शहजाद ज़की साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि डेफ रीच फाउंडेशन है क्या, कुव्वत समात से महरूम बच्चों के लिए किस तरीके से क्या क्या काम कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में कुव्वत समात से महरूम हैं, और इनमें से 5% भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको किसी भी किस्म की तालीम मैसर नहीं है या वो स्कूल नहीं जाते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डेफ रीच प्रोग्राम का इनेकाद हुआ आज से कोई 30 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में हमारे 7 स्कूल्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, टंडोवाला यार, लाहौर और झेलम में। और यहाँ पर 1200 से ज़ायद बच्चे इस वक्त मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं हमारे इन स्कूल्स के अंदर। और ये वो बच्चे हैं जो नहायती पसमानदा इलाकों से आते हैं, और इन बच्चों से हम किसी किस्म का भी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते और बिल्कुल फ्री एजुकेशन इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या यहाँ पर आप लोग उनकी स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए भी कोई काम करते हैं?
जी, बेसिकली हमारी जो 6 से 7 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस होता है। सबसे पहले तो एकेडमिक ट्रेनिंग, जिसमें केजी से लेके और कॉलेज तक के हम बच्चों को पूरी तालीम देते हैं। और लास्ट ईयर हमने अपना बीए प्रोग्राम भी शुरू करा है, जिसके ज़रिए हमारे बच्चे अब ग्रेजुएट होकर भी इंशाल्लाह निकलेंगे और अच्छी जगहों पे काम भी करेंगे। इसके साथ हमारे पास जो बड़ा अहम प्रोग्राम है वो वोकेशनल स्किल्स का है, जिसमें हम बच्चों को स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, आईटी ट्रेनिंग, ये चीज़ें हम उनको सिखाते हैं ताकि वो माशरे का जो है वो कारआमद हिस्सा बन सकें। इसके साथ साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का बच्चों की अपब्रिंगिंग में। तो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे स्कूल्स में रन होता है, जिसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज सिखाते हैं ताकि वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। बेसिकली ये बच्चे जो होते हैं वो डेफ होते हैं और सुन नहीं सकते, तो इनका जो कम्युनिकेशन मोड है वो सिर्फ साइन लैंग्वेज के थ्रू है। और पाकिस्तान में जो साइन लैंग्वेज है वो हमने इनिशिएट करी है और वो हमारे पास बुक फॉर्म में, वेब फॉर्म में, पोर्टल फॉर्म में इस वक्त मौजूद है और उसमें 1000 से ज़ायद साइंस हैं जिनके ज़रिए लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि डेफ है। अच्छा, तो ये बताएं शहजाद साहब कि जब इनकी तालीम मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद भी कोई अगर छोटा कारोबार लगाना चाहे या कोई इस किस्म का बिजनेस इनिशिएट करना चाहे तो उसके लिए भी कोई इंतज़ाम आप लोग करके देते हैं उनको? देखें, एक तो हमारे पास ये जो स्ट्रीम है जो केजी से लेके कॉलेज और कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद एक स्ट्रीम हमारे पास ग्रेजुएट होकर निकलती है, जिनको हम मुख्तलिफ इदारों में जॉब प्लेसमेंट्स करवाते हैं। अच्छा। एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन वो स्किल्स अपने अंदर रखते हैं, तो उनकी हम बेसिक ट्रेनिंग करके और उनकी भी जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि 600 से ज़ायद लोग जो हैं इस वक्त डिफरेंट इदारों में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि डेफ हैं और वो बड़े कामयाब तरीके से अपनी जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद ज़की साहब, डेफ रीच प्रोग्राम के तरफ से हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है ये वो लोग हैं कि जिनकी इस माशरे में इम्पोर्टेंस भी है और हमें उनको मज़ीद इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी है ताकि ये आएँ और माशरे में अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। सीधा चलते हैं कराची की तरफ और बस शिफा आप बस बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं। अब जो गुफ्तगू होगी वो आयशा से होगी। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, बहुत खुश। आप बताइए आयशा, क्या पका रही हैं आज आप हमारे लिए? जी, आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की तारीफ करनी चाहूँगी। आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू आयशा, लेकिन सिर्फ आज ही? जी, इससे पहले जो 10-11 रोजे गुजरे उसमें प्यारे नहीं लग रहे थे, हम आज लगे हैं। जो आज आपने पर्पल और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया ना, बहुत प्यारा लग रहा है स्क्रीन पे। अरे थैंक यू। ये वैसे अनडिसाइडेड था, वैसे अक्सर हम डिसाइड करते हैं, कभी कभी आज वाला अनडिसाइडेड था। बिल्कुल, मुझे भी बता दिया करें, अगर मैं कराची में, उसका मतलब ये नहीं कि मैं दूर हूँ तो आप लोग मुझे नहीं पूछेंगे, मुझे भी बता दिया करें आज क्या कलर पहन रहे हैं, मैं भी वो पहन लूंगी। मेरी तारीफ की है, पर आपके पास ब्लैक नहीं है, मेरे पास है पर्पल और ब्लैक। थैंक यू आयशा, आपने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आपका। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू आयशा। चले बताएं, चले जी आज की रेसिपी पे आ जाते हैं। आज की रेसिपी बना रही हूँ मैं चना आलू पुलाव, बहुत ही स्पेशल रेसिपी क्योंकि मैंने खुद बनाई हुई है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं इसे बनाऊंगी अपने तरीके से और आपको बताती हूँ कि इसे बनाने के लिए मैं क्या क्या ले रही हूँ। यहाँ मैंने चने बॉयल लिए हैं, जो कि मैंने काले चने भी लिए हैं और वाइट चने भी लिए। साथ आलू लिए, मैं इसे बॉयल करके लाई हूँ क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने सिर्फ इसे स्किन की रिमूव की और इसे चॉप किया और उसके बाद चुकोर चुकोर ऐसे क्यूब्स बनाए, फिर इसे हल्दी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के गला के रख लिया। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले बताती हूँ कि क्या क्या करूँगी। एक पतीली ले लेते हैं। ये पतीली तो नहीं है, साइज के हिसाब से पतीला लग रहा है। करते हैं, हाँ बड़ा सा पतीला है क्योंकि हम बड़ा सा बना रहे हैं ना। अच्छा, मैं इसमें बना लूंगी मिजान का बनास्पति घी। हाँ, ये पतीला है, पतीली है, पतीलन कर ले इसको, आप दरमियान में कर ले। पतीलन क्या है ये? यहाँ ले रही हूँ मैं मिजान का घी, बनास्पति घी, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू है। इसमें पराठे खाएं सहरी में, मज़ा आ जाएगा। आप लोग देसी घी को भूल जाएंगे।
सही है। हाँ, जब भी बनाए ना आप इसमें बना के देखेगा, आप मेरे कहने से ना बहुत मज़े का है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है, खाने के आपके ग़ज़ाइयत और जायके को बरकरार रखता है। तो मैं इसमें ले रही हूँ मिज़ान का बनास्पति घी, हम इसे गरम करेंगे। इसमें फिर हम प्याज शामिल करेंगे, गरम गरम में शामिल करेंगे, ठंडे में नहीं करेंगे वरना फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ पे मैं प्याज जो है वो ब्राउन ले रही हूँ, और ना आप लोग जो है ताज़े फ्रेश लें, उसे स्लाइस करें और इस तरह से उसमें डालें। ये गरम हो गया है, बस इसे शामिल कर दूंगी मैं। और अच्छी खुशबू देने के लिए जब बिल्कुल हमारा घी गरम हो जाएगा तो हम इसमें साबित गरम मसाले डालेंगे। उसमें मैंने क्या क्या लिया है, दालचीनी लिया है, लौंग ली है, काली मिर्चें ली हैं, काली जो ये होती हैं ये ली हैं, और ज़ीरा लिया है। ये ज़ीरा भी जाएगा, और एक ना काला ज़ीरा होता है वो कुटा हुआ, ये भी शामिल होगा इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये गरम मसाला मैं शामिल करती हूँ। साथ में इसमें और अच्छा टेस्ट देने के लिए छोटी इलायची इस तरह से इसका मुँह खोल के चटका के डालूंगी ताकि इसका अच्छा सा अंदर से फ्लेवर आए। ये गरम मसाले बाहर ममालिक में भी इस्तेमाल होते हैं? जी होते हैं, क्यों नहीं होते। ये तो मुझे लगता है हमारे यहाँ पे ये बिरयानी में ये सारी तो फिर किस तरह से टेस्ट होगा, एक्टिविटीज होती हैं। बाहर तो पाकिस्तानी खाने लोग बहुत शौक से खाते हैं। नहीं, ये टेस्ट निकालते हैं चीजों का ना, अगर आप इसे ना खानों में यूज करें। दालचीनी का तो बहुत इस्तेमाल होता है बाहर, उसके तो रोल्स बनते हैं। चाइनीज खाने हैं या इटालियन खाने हैं, तरीकेकार डिफरेंट होता है, लेकिन यूज जरूर होते हैं। अब आपने तो सुना होगा रोल्स होते हैं दालचीनी से फ्लेवर्स का। मेरा सवाल है ना ये कि ये क्यों वहाँ पर, क्या ये गरम मसाले पाए नहीं जाते या वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि चाइनीज इटालियन खानों में ये नहीं इस्तेमाल होते? ये मैं अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज। ओके जी आयशा, रेसिपी जनरल नॉलेज में इजाफा करें। जी रेसिपी दूसरी बनती है, लेकिन यूज जरूर होते हैं ये ना, लेकिन उनकी रेसिपी चेंज होती है लेकिन इस्तेमाल उनका जरूर होता है। यहाँ मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, इसमें सिरका और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट। जी सिरका ऐड किया है मैंने, बहुत अच्छा टेस्ट होगा इससे। चावल भी थोड़े से खड़े खड़े रहेंगे, वो हो जाता है ना थोड़े सौदी से हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। और साथ इसमें कुटा हुआ धनिया, हाँ खड़ा खड़ा सी बनेगी फिर। कुटा आप लोग ना वो कर देंगे मुझे, कुटा धनिया और कुटा जीरा, ठीक है, ये शामिल कर दी हूँ मैं इसमें। और इसमें कुटी लाल मिर्च यानी कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। और साथ में इसमें, और जो मैंने कहा था कि मेरी अपनी रेसिपी में चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छा गुड। ये बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देगा क्योंकि हम चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ना ही हम इसमें चिकन स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ। नाज़रीन अच्छा नमक जो है वो मैं बिल्कुल बाद में ऐड करूँगी। जी नमक मैं बिल्कुल एंड में यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जब बॉईल किए थे चने इसमें भी नमक डाला था, इसमें भी नमक डाला था। और जब चावल जब फूलते हैं ना, जब वो अपने साइज से डबल हो जाते हैं, जब हमें नमक ऐड करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपने ये क्या क्या चीज़ें डाल दी? मसाले को अच्छी तरह, ये आलू डाले हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने लिए थे और काले चने लिए थे, वो शामिल कर दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कटी हुई इस तरह से मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर दी, सारे मसाले मैंने डाल दिए। ठीक है, ये देखिए आप मसाले देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है और बड़ा खूबसूरत जी हाँ, वो आखिर में बिल्कुल दम आ जाएगा तो मैं इसमें किशमिश और ये काजू है, बादाम है, अखरोट है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, ठीक है, वो भी शामिल करूंगी। महंगी हो जाएगी ये डिश अचानक से। मसाला कितना अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, जैसे बॉईल आएगा एक, मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। आलू मैंने पहले से गलाए हुए थे तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा गलें, बस फ़ौरन जैसे एक बॉईल आएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। फिर आखिर में जब मैं दम दे दूंगी, फिर उसके बाद मैं सब मेवे को फ्राई करके इसके ऊपर से सर्व करूंगी। ठीक है, गुड। अच्छा नाजरीन हमें कॉल भी कर सकते हैं, आयशा से कुछ पूछना चाहें, कोई डिश पूछनी चाहें। आयशा बड़ी ज़बरदस्त है और कमाल रेसिपीज़ लेके आती है, ऐसी एक्सपर्ट है, कम ही वैसे ऐसे एक्सपर्ट्स मुझे नजर आए हैं। बिल्कुल, ये मैं तो आखिरी रोजे का इंतजार कर रहा हूँ जब ये बताएंगी। इतनी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। तरबियत बस ये आपकी मोहब्बत है। नहीं आयशा, आप रोजाना जो डिशेस सोच के आती है ना, पिछले दिन से अगले दिन की डिश मुख्तलिफ होती है। अच्छा फिर अगले दिन कुछ और नया, बिल्कुल मजा आता है। ये 10-11 दिन में हम गर्विदा हो गए आपकी डिशेस के। हाँ
मैं कोशिश कर रही हूँ कि अफ्तार मज़ेदार के किचन से लोगों को ऐसी रेसिपीज़ मिले जो वो रेस्टोरेंट्स को भूल जाएं या स्ट्रीट फूड भूल जाएं और अपने घर में बिल्कुल हेल्दी डिशें बनाओ, मज़ेदार बनाएं, ताकि उनका जब रोज़ा खुले तो सब उन्हें दुआएं दें और एंजॉय करें। बिल्कुल, और वो दुआएं आपकी तरफ भी वो आएंगी अगर आपसे पूछेंगे। हमारे साथ हुसैन रजा साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको रमजान मुबारक सबसे पहले तो। आपको भी बहुत मुबारक। सुबह की नशियात में आपको मैं रेगुलर कॉल करता हूँ, तो कई दिन से लगा हुआ था, तो मैंने कहा शाम को भी ट्राई करें। इनकी जियारत हो गई। मंगलवाला साहब गायब हुए हुए थे। मंगलवाला साहब को छुट्टी लेने की आदत पड़ गई है दरअसल, इनको कहेंगे आ जाया करें कभी काम पे। नहीं बेटा, उस वक्त तो ये बड़ा आप ट्राई कर रहे होते हैं, अमीरों की बात, अमीरों की खुद बात तो मैं सच कर रहा होता हूँ, आप बिल्कुल एग्री करेंगे आप मेरी बातों से। अच्छा ये बताओ बेटा, एक तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है और मुझे खास तौर पे शिफा बेटा आप बहुत अच्छी लग रही है कि आप दुपट्टा रख करके और बाअदब और बामौज़ब जो रमजान का तरीकाकार है वैसे बैठी है बेटा। अल्लाह आपको जज़ा दे इसका, बहुत अच्छा लगा ये। तमाम मैं चैनल देखता था बेटा, लेकिन ये आप सबसे बेहतरीन। मंगलवार मेरी तरह, ये मेरी तरह, इनके भी बाल लंबे हैं, मेरे भी बहुत बड़े बड़े बाल हैं, जैसे ही हैं। अच्छा बाल, हाँ बेहतरीन, जबरदस्त। उन्होंने कहा जैसे हैं। हाँ बिल्कुल। हम फिर इसका मतलब है बाल बदल भाई हुए। जी बाल बदल भाई बन गए हैं दोनों। बस आपकी एज ज्यादा है, मेरी एज कम है। अच्छा सही। कोई सवाल करना चाहेंगे आप आयशा से, या बताना चाहेंगे कि आप इफ्तार में क्या खाते हैं? बेटा हम तो वो करते हैं, बेसन से अवॉइड करते हैं। घर वाले हमें परहेजी खाना पड़ा देते हैं, शोरबा वगैरह। हाँ जी। और बच्चे सामने बैठे पकौड़े खा रहे होते हैं, या आयशा बना रही है पकौड़े, हम देख रहे हैं पकौड़े। देखो देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। बस आप देख देख के खुश हो, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है वो आपको भी मजीद खुराकें अच्छी अच्छी खाने की तौफीक अता फरमाए। ये बताओ कि एक वाकया हो गया चकवाल में मेरे दोस्त के साथ, उनके बच्चे के साथ हो गया है। जी फरमाइए। और वहाँ पे बड़ा मसला उनका बना हुआ है, उनकी एफआईआर नहीं कट रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने मुझे वीडियो वगैरह भेजी, तो आप तक कैसे पहुँचाऊँ कि आपको ये हमारे जो है हमें नहीं जो है वो हमारी टीम को आप बता दें, हम ये तमाम चीजें जो है वो फिर वहाँ पर नोट करवा दें, और फिर उसके बाद जो है वो फिर देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है इसका। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा औरंगजेब साहब है कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मुझे कॉल करने का, और कॉल मेरी ली इस प्रोग्राम में। अरे नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं भाई। और क्या। अच्छा बहुत शुक्रिया। 2-3 चीजें जो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। जी भाई। वो ये कि एक तो मेरी बहन और उवैस भाई, आप दोनों का जो मेजबानी का अंदाज है वो बहुत ही आला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप दोनों को जब भी मैं देखता हूँ टीवी पे, तो खुद जो ना गैर इरादी तौर पे जो ना चैनल रुक जाता है वहीं पर। वाह वाह। ऐसा करो, बस उसी चैनल पे रोको और रिमोट तोड़ दो बस। रिमोट तोड़ दूंगा तो फिर मेरे ख्याल से फिर मेरे बहुत सारे पार्ट जो है अपनी जगह कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि घर वाले फिर मुझे तोड़ देंगे। तो रमजान में या रोजों में ये रिस्क लिया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह कि जो आप लोग अपने जो प्रोग्राम में मेहमानों को मदऊ करते हैं, चाहे वो शोबिस की दुनिया से हों, चाहे वो टिप की दुनिया से हों, वो सारे मेहमान अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी चीज़ें जो ना गाइड करते हैं। वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी रहती हैं, और इनफरादी हैसियत में भी अगर आदमी उस पर अमल करे तो बहुत फायदे उससे हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी, ये तमाम हमारी टीम का कमाल है, वो तमाम लोगों को बुलाते हैं, ढूंढते हैं। अच्छा अक्सा साहिबा है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सा कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी सी आपकी छोटी सी आवाज़ है। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। आप की एज कितनी है पूछ लूं मैं? हाँ जी बताएं। 12 साल। अरे 12 साल। रोजा तो नहीं रखा अक्सा? रखा हुआ है। अरे माशाल्लाह जबरदस्त। माशाल्लाह। बताएं अक्सा क्या कहेंगी? अच्छा ये बताएं, ये आपका टीवी देखने का वक्त है? आप वो ज़हनी आजमाइश का नहीं पूछ रहे? ज़हनी आजमाइश के हम सवाल नहीं कर रहे होते, हमें पता है आप अक्लमंद हैं, तो इसीलिए हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पिछले साल जो लगाया था। बिल्कुल पिछले साल हमने ज़हनी आजमाइश की थी लोगों की, फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि लोग वाकई बहुत ज़बरदस्त ज़हनी आजमाइश में बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। इस मरतबा भी हम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ अच्छा आइडिया दिया है आपने, हम अपनी टीम से कहते हैं कुछ दिन में भाई ज़हनी आजमाइश शुरू करवाएं, कुछ हल्का फुल्का, है ना? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू अक्सा, थैंक यू। हैप्पी रोज़ा।
हैप्पी रोजा, ये नया आपने इंग्लिश में विश किया, गुड। हाँ तो होना चाहिए, देखिए हाँ, आप अच्छा रोजे से हो, 12 साल की बच्ची ने रोजा रखा है तो उसको तो और आप जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब एक और बड़ा अहम सिलसिला है जिस पर बात करने की बड़ी ज़रूरत है। कोरोना वायरस के खौफ से मुख्तलिफ लोगों में नफ्सियाती मसाइल पैदा हो गए हैं। ऐसे मरीज़ जो कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं, उनमें भी कई लोगों को नफ्सियाती हालात जो हैं वो उनकी बहुत बेहतर नहीं है सूरत हाल। सिंध हुकूमत ने सूबे की आवाम की नफ्सियाती सेहत के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम की है 1093 1093 यानी कि 1093 पर आप कॉल कर सकते हैं। 16 माहिरीन नफ्सियात जो हैं इस पर मुश्तमिल जो हेल्पलाइन है, इस पर टीम जो है नफ्सियात की ये मसाइल आपके हल करेगी और आपको बताएंगे। आप अगर इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो वो आपकी हेल्प करने के लिए 16 माहिरीन वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी महकमा बल्दियात सिंध रोशन अली शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रोशन शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। रमज़ान मुबारक हो आपको सबसे पहले, और इस हेल्पलाइन के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। वालेकुम सलाम जी, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। बेसिकली आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काफ़ी प्रोएक्टिवली कोरोना वायरस के फ़ाइट के हवाले से इक़दाम किए हैं, और उसमें एक चीज़ ये जो डायरेक्टली कोरोना वायरस से निपटने के जो मेडिकल मेजर्स हैं वो तो अलग हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे नफ्सियाती हवाले से किसी ने नहीं सोचा था। तो सिंध गवर्नमेंट ने अब ये एक सर्विस शुरू की है फ्री ऑफ चार्ज, और 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल है। 3 टारगेट ग्रुप्स हैं। एक तो वो हैं बंदे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए और आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, या दूसरा टारगेट ग्रुप है कि जो कोरोना पॉजिटिव खुद तो नहीं है लेकिन उनके कांटेक्ट में या उनके फैमिली में कोई ऐसे बंदे कोरोना पॉजिटिव हो गए। तीसरा वो बंदे जो लॉकडाउन में डिप्रेशन का या मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए। और तीसरा जो इवन हमारे जनरल अवेयरनेस के अलावा जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल्स में, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली किस तरह हैंडल करें मरीज़ों को। वहाँ जब मरीज़ पहले ये होता था कि मरीज़ आते थे और उनको डंप किया जाता था, कोई जो मेडिकल स्टाफ है वो भी उनके करीब जाने से घबराता था। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए, उनको भी ट्रेन करने के लिए ये हमने एक सर्विस शुरू की है। इस पर लोग कॉल्स कर रहे हैं, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है कॉल्स की और किस किस तरह के सवाल लोग कर रहे हैं? रोज़ाना हमारे पास 40 से 50 के करीब कॉल्स आती हैं, जिनमें कुछ तो ऐसे कॉल्स होती हैं जो सिर्फ चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन जो 25 के करीब ऑन द एवरेज हमारे रोज़ाना 25 से 30 ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जिनको चाहिए, फिर उनके सेशंस होते हैं। हमने अभी तो स्टार्ट विथ 16 ट्रेंड एंड प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हायर किए हैं। 2-3 दिन के बाद ये इनकी फिगर 26 हो जाएगी। फिर हम इसमें वॉलंटियर्स भी ऐड कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो वहाँ फारिग बैठे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमें। वो 50 से 100 के करीब होंगे। लेकिन जब लोगों को भी अभी हमने काफ़ी इसको डिसेमिनेट किया है, उसको मीडिया के ज़रिए लोगों को बता भी रहे हैं, लेकिन अभी कॉल्स का वो सिलसिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आया। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये कॉल्स बढ़ रही हैं। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखें, जो कोरोना का डर भी बहुत ज़्यादा है, और कोरोना जिसको हो जाए तो ऑल ऑफ अ सडन उस बंदे की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है कि जी उससे सारे बंदे ये अपनी फैमिली अलग हो जाते हैं, चाहे उसको खुद ही करना पड़े, अलग थलग उसको होना पड़ता है, आइसोलेट होना पड़ता है अपनी सेहत के हवाले से या अपने फैमिली के दोस्तों के सेहत के हवाले से। तो ऑल ऑफ अ सडन फिर वो इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको जो है ना, वो से साइकोलॉजिकल स्कार्स कहते हैं कि वो भी उसका खदशा है। और ये दुनिया में देखा गया है कि डिज़ास्टर्स जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मुल्कों में आए हैं, वो इवन उसके बाद डिकेड्स के बाद भी 10-10 साल 20-20 साल के बाद भी ये स्कार्स, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वो उनके जहनों में रहता है। तो हम अभी से इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और अभी मैं एक मिसाल दूं, कुछ अर्सा पहले 3 दिन पहले एक किसी खातून ने हमारे इस पे साइकोलॉजिस्ट के साथ जब कांटेक्ट किया तो शी वाज अंडर अ यूनिक जो है ना इम्प्रेशन के जी उसको कोरोना होगा और कोरोना में उसकी मौत यकीनी वाक़ई हो जाएगी, ये उसके जहन में एक चीज़ बैठ गई, पैरानॉइड थी। तो फिर हमारे जो साइकोलॉजिस्ट ने मेनली ख़वातीन हैं वो उसने पहला एक सेशन किया, उसके बाद फिर आज उसका दूसरा सेशन हुआ। अच्छा, इवन इसमें हमने ये भी किया है कि रेफरल सर्विस भी है, अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो फिर हमारा उसमें रेफरल सर्विस भी है और उसमें हमें पाकिस्तान नहीं बाहर जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं ट्रेंड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट वो हमें हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे उस सर्विस में अवेलेबल है। ठीक है। 3 तरीक़ों से आप इसको ये सर्विस ले सकते हैं। एक 1093 हेल्पलाइन है, उसको डायल करें और सर्विस में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर हमारा साइकोलॉजिस्ट खुद आपसे बात करेगा और उसके भी पैसे जो कॉल के भी चार्जेस हैं, इसलिए कि लंबे लंबे सेशन होते हैं, वो भी हम पे कर रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा एक वेब पेज हमने डेडिकेटेड इसके लिए बनाया है, covidpss.pk। ये इवन कोविड PSS आप टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी इंटरैक्टिव वेबसाइट है जिस पे न सिर्फ आप साइकोलॉजिस्ट को आप जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं, बल्कि उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें अवेयरनेस है, दूसरी सर्विसेज हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो किसी को क्या करना चाहिए, अगर उसके मोहल्ले में कोई हो जाता है तो उसको क्या ख्याल करना चाहिए, फिर काफ़ी उसमें फैसिलिटीज़ है। फिर तीसरा जो तरीका है वो है कि हम मोबाइल ऐप होपफुली 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की वजह से आईफोन वालों एंड गूगल वालों के पास पड़ा है, वो उन्होंने कहा है कि बाय टुमारो इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो ये फिर आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके थ्रू मोबाइल ऐप के थ्रू भी हम वो रसाई आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। एक और आइडिया भी आ गया, अगर उस पर ये भी पता चल जाए कि इस वक्त कहाँ पर कितने वेंटिलेटर मौजूद हैं और कितने खाली हैं और कितने भरे हुए हैं, तो उससे भी बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत ये इवन उसमें जो मोबाइल ऐप है उसमें ये सर्विस होगी कि आपकी जियो पोजीशन के हवाले से कि आपके करीब कौन कौन से हॉस्पिटल्स, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कोविड के हवाले से, वो उसमें होंगी और ये पूरे प्रोविंस के लिए। अच्छा, एक बात ये मैं बताऊं कि ये जो साइको सोशल सपोर्ट है ये सिर्फ सूबे के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान से कोई भी इसको कॉल कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रोशन अली शेख साहब, आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और लोगों को यकीनन बड़ी मदद मिलेगी, फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ये इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस वक्त उनके जहनों पर असर हो रहा है। अब हम ज़रा आयशा की तरफ जाते हैं, क्योंकि आयशा ज़रा पॉजिटिव असर डालती हैं जहन पर। जी आयशा, चावलों को दम दे दिया आपने? जी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल यखनी तैयार हो गई थी, मैंने उसमें चावल ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया और उसे दम दे दिया और साथ में ना आखिर में केवड़ा एसेंस और जर्दे का रंग डाल दिया है। बाकी मैं जो मेवा है वो किशमिश वगैरह वो सब फ्राई करके बाद में डालूंगी। यहाँ जाते हैं अपनी स्वीट डिश पे। इतनी गर्मी हो रही है कराची में, तो मैंने सोचा कोई ठंडी ठंडी मीठी मीठी डिश बनाई जाए जो फालूदे से भी बहुत मिलती जुलती हो। अच्छा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लबे शीरीन। तो उसके लिए मैंने लिया है ऑल पर्स का दूध, जैसे कि हाँ बहुत गाढ़ा होता है और बहुत अच्छा है सेहत के लिए, क्योंकि ह्यूमन टच से पाक है, और तो इसका इस्तेमाल करें, इसे घर में लाएं। से आप पता है बहुत अच्छी दही भी जमा सकते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है, मैं बता दूं दही का। इसे आप बॉईल करें इस तरह से जैसे मैंने बॉईल किया। जब ये बिल्कुल गर्म हो जाए, यानी 100% ये गर्म हो जाए, बॉइलिंग पे आ जाए, फिर आप इसे ठंडा करें, कम से कम ये 30 सेंटीग्रेड पे आ जाए, या कि नीम गुनगुना सा हो, आप उंगली भी उसमें टच कर सकें। फिर आप उसमें अपनी दही जो भी बची हुई हो आपके पास 1 चम्मच वो डालें और इसे खूब, यानी हमें कुछ इसे गाढ़ा करने की जरूरत ही नहीं, दूध ऑलरेडी गाढ़ा है ये ऑल पर्स का। तो हम उसे दही डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक जगह जमने के लिए रख देंगे, उसे हिलाएंगे नहीं। तो फिर सुबह देखेगा आप बहुत अच्छी दही बनेगी और उसके दही बड़े बहुत मजेदार मीठे बनेंगे, क्योंकि दही बहुत अहमियत रखती है किसी भी डिश के लिए। तो वैसे भी बहुत सारे लोग जमाते रहते हैं, लेकिन ये कि आप अपने वो लोग हथेली पे सरसों जमाते हैं, लेकिन जो भी जमाना है वो अब हम आगे मजीद ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके हम आपकी लबे शेरी को भी जमाएंगे
सिखाएंगे और सही तरीके से बनाएंगे आपके साथ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद कराची चलते हैं और आयशा से जानते हैं कि अब जो उन्होंने लबे शीरी बनाना था वो लबे शीरी कब शीरी बनेगा। जी आयशा। जी बिल्कुल, यहाँ पे लबे शीरीन तैयार हो गया। मैंने क्या किया था कि ऑलपर्स का 1 लीटर दूध लिया था, साथ मैंने इसमें चीनी 1 कप शामिल की थी, अलग से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था। कॉर्नफ्लावर को उसमें गोल के इसमें डाल के कस्टर्ड सा तैयार कर लिया। अब इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए आइसक्रीम सोडा एसेंस डाल रही हूँ। ये मिलता है आसानी से मार्केट में, ना मिले आपको तो आप वेनिला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें इस कस्टर्ड को एक अच्छा सा फ्लेवर देना है, तो इसे हम बस इस तरह से मिक्स करेंगे और साथ हम इसमें शामिल करेंगे ये रंगीन सवैयाँ जो फालूदे का इसमें टच देंगी। ये मैंने बॉईल कर ली थी, सिंपल बस पानी डालें, आप उसे बॉईल कर लें। कलरफुल सवैयाँ हैं, बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट देंगी, ये बच्चों को ख़ास पसंद होती है और फालूदा जैसा ये टेस्ट करेंगी। अब मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी वो आपको बताती हूँ। या मैंने एक फ्रूट केन लिया था जो मिक्स फ्रूट है, साथ इसमें जेलीज जाएंगी जो रेड और ग्रीन यानी बनाना और स्ट्रॉबेरी है, रेड सिरप जाएगा, इसमें बनानास डालूंगी मैं फ्रेश और नट्स जाएंगे, और साथ इसमें मैं ऑलपर्स की क्रीम शामिल करूंगी जो कि खालिस दूध से तैयार की जाती है। और एक एडवाइस करूंगी कि अगर आप हांडी या कढ़ाई बनाते हो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं तो आप ऑलपर्स की क्रीम उसमें शामिल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम हांडी बनाते हैं लेकिन इस तरह का टेस्ट नहीं आता। जी क्रीम हांडी और क्रीम कढ़ाई बनेगी ये? जी जी, कढ़ाई में भी जाती है क्रीम। आपको नहीं पता? ठीक है, बिल्कुल। आपने हाईवे की कराची में रह के हाईवे की कढ़ाई नहीं खाई? खाई, बहुत मर्तबा खाई, मतलब इतना खाई कि आप उसे अब तो याद हो गया हाईवे की कढ़ाई। ये हम अक्सर औकात जिक्र करते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे ये हाईवे की कढ़ाई है। कभी लेके आए ना, आप इन्हें मेहमान है हमारी, आप लेके आए फिर हम इन्हें खिलाएंगे कढ़ाई। जी जी बिल्कुल, ये इस पर सोचते हैं, इस पर एक कमेटी बिठाई जाती है और वो कमेटी फैसला करेगी कि कढ़ाई खिलानी है या नहीं खिलानी, फिर उस पर बात होगी। अच्छा, अभी आपने इसमें क्या फ्रूट्स मिलाए हैं? कैंड फ्रूट्स ना? जी, इसमें फ्रूट्स मिलाए मैंने। अब मैं इसमें जेलीज डालूंगी, दोनों रेड एंड ग्रीन कलर की, क्योंकि सर्विंग बॉल छोटा था तो आधी मैं उधर डाल रही हूँ, आधी इधर डाल रही हूँ। ठीक है, दोनों जगह सेम मैंने करे हैं। ठीक है। अच्छा आयशा, ये अक्सर मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये जो लबे शीरी है फेवरेट जेलीज मुख्तलिफ जगहों पर जब मैंने ये लबे शीरी ट्राई किया तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा मीठा होता है, तो ये इसके मीठेपन को कुछ कम नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसमें शुगरी कंटेंट डाल देते हैं। अगर इसे ज़्यादा मीठा लगता है तो जो हमने इसका कस्टर्ड तैयार किया था उसमें हम चीनी की मिकदार कम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। ये इस तरह से इसमें हम ऑलपर्स की क्रीम शामिल कर रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रही है और बहुत मज़े का टेस्ट भी देगी। बाकी ये सब चीज़ें उसमें शामिल करूंगी क्योंकि सर्विंग बहुत छोटी थी। ठीक है आयशा, आपसे हम 1 मिनट के लिए ज़रा जी रोकेंगे आपको। फैसल ईदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल ईदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, आपको पहले तो रमज़ान मुबारक हो और आपने एक ज़रा मुश्किल मरहला भी गुजारा कि कोरोना वायरस का आपका टेस्ट पहले पॉजिटिव आया, अब आज वो नेगेटिव आ गया है। इस हवाले से हम चाह रहे थे आपसे बात करें, क्या कहेंगे, कैसा वक्त गुजरा आपका क्वारंटाइन में? हाँ, क्वारंटाइन में जो है वो जैसे गुजरता है सबका, परेशानी तो थी, कहीं मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन फ़ोन पे सबसे राब्तों में थे और काम वगैरह सब चल रहा था और अल्लाह ताला को इस आजमाइश से गुजारना था तो अल्लाह ताला ने गुजार दिया और अब अल्लाह का शुक्र है। अब आपकी जो आइसोलेशन पीरियड है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है? जी जी, मुकम्मल तौर पे पहला जो टेस्ट आ गया है वो नेगेटिव है। अब अभी रोजे के बाद मुझे दोबारा से बुलाया है उन्होंने और दूसरा टेस्ट लेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा पहला टेस्ट। अच्छा, इससे पहले भी कोई टेस्ट हुए थे आपके इन्हीं दिनों में? इससे पहले 2 टेस्ट हुए थे, दोनों पॉजिटिव आए थे, ये पहला नेगेटिव आया। अच्छा, और फिर नेगेटिव जब आपका पहला टेस्ट ही आ गया तो उसके बाद फिर क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होती, फिर आप अपने नॉर्मल कामों में आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं? हाँ नहीं, ये जब तक सेकंड टेस्ट नहीं आता क्योंकि बाद ये मिस्टेक्स करती हैं मशीनें, जो है वो गलत फॉल्स जो है वो रीडिंग देती हैं, तो इसलिए मैं नेगेटिव के ये 2 दफा टेस्ट करते हैं ताकि जो है वो कंफर्म हो जाए। ठीक, और सिम्टम्स वगैरह क्या थे जो कि आपने महसूस किए थे जब आपको आपका ये पहला टेस्ट? बुखार था, सर दर्द था, जिस्म में दर्द था
और एक मोशन आया था मुझे। ये 3-4 सिम्टम्स थे मुझे। अच्छा, और चूंकि वो जो सिम्टम्स है जो बताए जाते हैं नॉर्मली, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर होना चाहिए, तो इसी तरह का था या? नहीं, फीवर मेरा 100 डिग्री पे था। अच्छा, 2 दिन तक फीवर था और सर दर्द 3 दिन तक था। ठीक है, सही। तो फिर आपके चूंकि पॉजिटिव आया था ये टेस्ट, तो फिर उसके बाद आपके घर वालों में से तो किसी का पॉजिटिव नहीं आया? नहीं, घर वालों में किसी का भी नहीं आया। इत्तेफाकन जब मैंने जब करवाया तो मैं इस्लामाबाद में था, और घर वालों से तकरीबन 8-9 दिन पहले, 7-8 दिन पहले ही जो है वो कराची छोड़ के जो है वो सिंध के मुख्तलिफ सेंटरों में गया था, और फिर पंजाब के सेंटरों से होते हुए फिर इस्लामाबाद आया था। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि जब पहला आपका टेस्ट पॉजिटिव आया था उसके बाद से कितने दिनों तक आपकी तबीयत खराब रही, और कब से फिर बेहतरी कितने दिनों में आनी शुरू हुई थी तबीयत में? ये जो मेरा पहला टेस्ट पॉजिटिव आया उसके 3-4 दिन पहले ही मुझे सिम्टम्स आ गए थे, और मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे हो गया है ये। तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हमने जब टेस्ट करवाया तो उसका 1 दिन बाद जो है उसका रिजल्ट आया, 4 दिन बाद। तो फिर मैं सेल्फ आइसोलेशन में तकरीबन मुझे 20-21 दिन हो गए। ठीक है, लेकिन मतलब 1 हफ्ते में हम कह सकते हैं कि तबीयत संभलने लग जाती है मरीज की? डिपेंड करता है। मुझे जो है वो मुझे चेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ जिसको नमूनिया कहते हैं, और नमूनिया अगर ये डेवलप होता है, अक्सर औकात जो है वो कोरोना के पेशेंट को नमूनिया डेवलप होता है जी। और अगर वो सीवियर हो जाए तो फिर आपकी जान खतरे में जाती है। ना तो माइल्ड अगर हो तो उसमें आपको बहुत एहतियात करना होता है, और ये सारे पेशेंट्स जितने भी हैं मैं उन सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी बॉडी को स्ट्रेस ना दें। जैसे ही इनको पता चल जाए इनको कोरोना हो गया है, वो आइसोलेशन में चले जाएं और किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि अगर आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है ना, उससे फिर जो है वो सीवियरिटी बढ़ती है, और उस पर आप स्ट्रेस डालेंगे तो और ज़्यादा जो है वो आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालेंगे। ठीक है, और अब आप दोबारा से अपने कामों की तरफ गामजन हो, हमारी दुआ यही है, क्योंकि जाहिर है आपने। सिर्फ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी इससे पहले कि आप फैसल साहब को थैंक यू कर दें, कि फैसल साहब ये बताइए कि आपने इन सारे दिनों में फिर कोई ख़ास ऐसी चीज़ें थी जो खाई या जिनकी एहतियाती तदाबीर आपकी इस सारे क्वारंटाइन पीरियड में फिर क्या रही? हाँ, जब से मेरा जो है वो नमूनिया डेवलप हुआ तो नमूनिया की एक दवाई आती है आर्बिडोल, वो 3 टाइम मुझे खानी पड़ती थी, और वो चाइनीज़ दवाई थी। उन्होंने पिम्स के डॉक्टर्स ने, मुझे नसीम अख्तर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा केयर किया मेरा, और जो है वो पिम्स के पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक तो ये आर्बिडोल दी, और विटामिन सी की जो गोलियाँ होती हैं ना, CAC कहलाती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो डेली में 2 दफ़ा खाता था, और नींबू का इस्तेमाल मैं करता था। गर्म पानी जो है वो उसमें लौंग डाल के, हमारी मेमनी में कहते हैं तज, दार चीनी, उर्दू में दार चीनी कहते हैं, वो गर्म करके मैं पीता था पानी। बिल्कुल, ये हमारी मेमनी में भी यही कहते हैं। बिल्कुल तो सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल ईदी साहब, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में बात हमसे की, और एक खुशी की खबर है, बिल्कुल, और एक ये बड़ी इनकरेजिंग खबर है कि देखें नाज़रीन, आप सेहतमंद हो सकते हैं, वापस सेहतयाब हो सकते हैं। किसी को कोरोना हो गया है तो अपने जहन पर इस चीज़ को सवार ना करें कि अगर किसी का पॉजिटिव आ गया या किसी को कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, टेस्ट करा लें और अलहदगी इख्तियार कर लें और आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आयशा की तरफ चलेंगे।